हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 31। व्यापार की दुनिया युद्ध के मैदान की तरह थी। धारा के विपरीत चलने वाली नाव या तो आगे जा सकती थी या पीछे। हालांकि म्यू युक्सी सिंह परिवार के मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती थी, लेकिन वह बेहद प्रतिभाशाली थी। वह सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन उसके पास लगभग 76 मिलियन युआन की संपत्ति थी। इस बात की बहुत संभावना थी कि परिवार की बैठक के बाद वह अपनी संपत्ति को दोगुना कर पाएगी। उसका भविष्य उज्ज्वल होना तय था। म्यू युक्सी ने बेवजह आह भरी। उसके दिमाग में आयुष सिंह की छवि उभरी जब वह एक बच्चा था। उसके पीछे लड़खड़ाते हुए वह एक छोटे चंचल बंदर की तरह उसके पैर से चिपकना पसंद करता था। आयुष सिंह में अप्रत्याशित संभावनाएं थीं। वह सिंह परिवार का सबसे चमकीला सितारा था। सिंह परिवार के लगभग सभी दूर के रिश्तेदार चाहते थे कि उनकी बेटियां आयुष सिंह से शादी करें, इससे उन्हें पीढ़ियों तक चलने के लिए पर्याप्त धन मिल जाता। यह अफसोस की बात थी कि परिवारों के बीच झगड़े भयंकर थे। अगर कोई आगे नहीं बढ़ता तो वह पीछे रह जाता। ऐसा लग रहा था कि अब आयुष सिंह के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। म्यू युक्सी उसे इस स्थिति में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन वह केवल धीरे से बुदबुदा सकती थी कि कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आयुष सिंह के माता पिता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह तो बस एक बाहरी व्यक्ति थी, वह क्या कर सकती थी। आयुष, म्यू युक्सी ने मामले पर विचार करने के बाद गर्मजोशी से कहा, मुझे पता है कि तुम इसमें रुचि नहीं ले रही हो, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि परिवार की बैठक 2 महीने बाद है। क्या तुम वाकई इसके लिए तैयारी नहीं करना चाहती? पारिवारिक बैठक, यह क्या है? आयुष सिंह अभी अभी आया था। जाहिर है उसे नहीं पता था कि यह किस बारे में है। म्यू युक्सी ने जिस तरह से कहा था उससे ऐसा लग रहा था कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी। म्यू युक्सी जो बात कर रही थी उसे समझने का दिखावा करना अच्छा विचार नहीं था। इसलिए आयुष सिंह ने अपनी स्थिति से सबसे बेहतर तरीके से मेल खाने वाली बात का जवाब देना चुना। रुचि नहीं है, मैं केवल फिजूल खर्ची में दिलचस्पी रखता हूँ। वह बाद में पारिवारिक बैठक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले इन 2 लोगों से छुटकारा पाया जाए। वह अपनी ट्रांसमिग्रेंट पहचान को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह निश्चित रूप से पकड़ा जाना और प्रयोगशाला चूहे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं समझ गया। म्यू युक्सी ने फिर से आह भरी, अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ दी। वह तेजी से मुड़ी और चली गई, अपनी कार में बैठने से पहले आयुष सिंह पर एक आखिरी नजर। आयुष, जब वह 20 साल की उम्र में विश्वविद्यालय से स्नातक होगा तो उसे व्यवसाय में प्रवेश करना होगा। अगर वह बर्बाद करना जारी रखता है तो वह सभी को निराश करेगा और हर कोई उससे सारी उम्मीद खो देगा। यह उसका अंत होगा। शायद यही उसकी किस्मत थी और कोई भी इसे बदल नहीं सकता था। लाल रंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार को जाते हुए देखकर आयुष सिंह ने उत्सुकता से अपनी ठुड्डी रगड़ी। लगता है ये पारिवारिक बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर यह क्या है? युवा मास्टर। आखिरकार ड्राइवर सिंह परिवार में एक वरिष्ठ व्यक्ति था। वह परिवार की अधिकांश बातें जानता था। उसे पारिवारिक बैठक के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए था। यह पारिवारिक बैठक इस बात को प्रभावित करती है कि भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी विरासत मिलेगी। क्या युवा मास्टर वास्तव में भाग नहीं लेना चाहते हैं? तो इसका संबंध परिवार में बच्चों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण से था। इस मामले में यह प्रत्येक व्यक्ति के लाभ में वृद्धि के आधार पर निर्धारित किया गया था कि उन्हें कितनी पूंजी मिली। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि म्यू युक्सी ने अभी कहा था कि मनीष सिंह केवल 300,000 युआन प्रति वर्ष कमाता है और उसे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। क्या इसका मतलब यह था कि यह म्यू युक्सी व्यवसाय में बेहतर थी? वह एक वर्ष में कितना कमाती थी? 20 मिलियन, 30 मिलियन, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह कितना कमाती है? आयुष सिंह ने तिरस्कारपूर्वक मुंह बनाया। मैं जिस स्थिति में हूं उससे मैं पूरी तरह परिचित भी नहीं हूं। मैं चाहकर भी परिवार की बैठक में भाग नहीं ले सकता था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, अधिक विशेषता अर्जित करने के लिए अधिक से अधिक खर्च करना है। स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। एक बार जब मैं अपना स्वास्थ्य अधिकतम कर लेता हूं तो मैं अपनी यौन क्षमता में विशेषता अंक जोड़ सकता हूं। एक आदमी की बाकी सभी चीजें छोटी हो सकती हैं, बस उसका लिंग नहीं। कुछ भी, लेकिन निश्चित रूप से उस पहलू में नहीं। एक क्षण में ही उसके मन में हजारों विचार कौंध गए। इस समय आयुष सिंह ने अपनी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त बात कही। इससे हमारा क्या लेना देना है? मुझे इसकी परवाह नहीं है। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो इस पहाड़ के चारों ओर घूमने चलते हैं। अरे हाँ श्याओई, मेरे परिवार को बताना याद रखना, मैं ये पहाड़ ले जा रहा हूँ। भविष्य में जब हम खाली होंगे तो धूप सेंकने के लिए आना अच्छा रहेगा। ड्राइवर ने असहाय होकर आह भरी, इस बारे में सोचा और कुछ न कहने का निर्णय लिया। आयुष सिंह किस स्थिति में था? ड्राइवर को सब कुछ पता था। आखिरकार वह 20 साल से भी ज्यादा समय से सिंह परिवार का ड्राइवर था। आयुष सिंह बीमार और कमजोर पैदा हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर वह गलती से गिर गया तो कोई नहीं जानता था कि वह फिर से खड़ा हो पाएगा या नहीं। एक पुरुष के रूप में उसके पास अपर्याप्त यौन क्षमता थी और स्वाभाविक रूप से वह किसी को भी पसंद नहीं कर सकता था।
अगर ड्राइवर आयुष सिंह की जगह होता तो वह शायद आयुष सिंह की तरह ही बर्बाद हो जाता। कोई वंशज होने की कोई संभावना नहीं थी, तो पैसे कमाने का क्या मतलब था। ड्राइवर ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी जगह है। आसपास का माहौल बहुत सुंदर है और यहाँ से बहुत ज्यादा लोग नहीं गुजरते। गर्मी से बचने के लिए यह एक अच्छी जगह होगी। चाचा, आयुष खिलवाड़ कर रहा है। तुम उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? काजल ने अपनी नाक सिकोड़ ली। मुयुक्सी और मनीष सिंह के चले जाने के बाद वह आयुष सिंह के पास वापस खड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी जमीन की इतनी कीमत है, तुम इसे सिर्फ गर्मियों में रिजॉर्ट बनाने के लिए खरीद रहे हो। यंग मास्टर को ये पसंद है और हम केवल उनके अधीन काम कर रहे हैं। बेशक, हमें सहमत होना होगा। ड्राइवर ने और कुछ नहीं कहा। उसने 20 से ज्यादा सालों तक सिंह परिवार के लिए काम किया था। आयुष्मान सिंह ने कभी उस पर हमला नहीं किया था। वह आमतौर पर चुप रहता था, लेकिन इससे पहले यंग मास्टर आयुष को मुयुक्सी और मनीष सिंह ने नाराज कर दिया था। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अपने यंग मास्टर आयुष को खुश करना था। आयुष सिंह ने कृतघ्नता से हंसते हुए उग्रता से सिर हिलाया। फिर भी अंकल ड्राइवर मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं, हे। ये निर्णय लिया गया। स्थिति को देखते हुए शियावई, जो उनके बगल में खड़ी थी, ने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला। उसने आयुष सिंह के पिता आयुष्मान सिंह को स्थिति के बारे में बताया। आयुष्मान सिंह ने जवाब दिया, चूंकि आयुष को ये पसंद है, इसलिए हम इसे खरीद लेंगे। मैं कल उस पहाड़ की कीमत जानने के लिए भूमि और संसाधन ब्यूरो जाऊंगा। मैंने वह जगह देखी है, ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। आयुष को बता दे कि हम इसे खरीद लेंगे। अरे हाँ, उससे पूछो कि वह रिजॉर्ट कहाँ बनाना चाहता है। मैं भविष्य में भी वहां जा सकता हूँ। के फोन रखने के बाद लिंग शियाओई ने बताया, युवा मास्टर, बूढ़े मास्टर ने युवा मास्टर के लिए एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट बनाने के लिए यह जमीन खरीदने पर सहमति जताई है। आप रिजॉर्ट कहाँ बनाने का इरादा रखते हैं? तुलनात्मक रूप से कहें तो यह एक छोटा पहाड़ लग सकता है, लेकिन असल में पहाड़ की चोटी और उसकी ढलानें कम से कम कुछ 100 एकड़ जमीन थीं। साथ ही पहाड़ के तल पर एक छोटी नदी भी थी। यह एक विशाल ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट या एक उच्च श्रेणी का होटल बनाने के लिए एक अच्छी जगह होगी। लेकिन आयुष सिंह ने उत्सुकता से जवाब दिया, हम ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट क्यों बना रहे हैं? मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। भीड़ अवाक रह गई। काजल ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप इस जगह को किस लिए खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं पहाड़ का राजा बनना चाहता हूँ। आयुष सिंह ने सूंघते हुए कहा, यहाँ एक गांव बनाओ और उसका नाम माउंट लियांगेक का दलदल रखो। अध्याय 32। उसी समय होंगवू विला में आयुष्मान सिंह तियानजिंग शहर के नक्शे के सामने खड़ा होकर उस पहाड़ के आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण कर रहा था, जिसे आयुष सिंह खरीदना चाहता था। लैन रुक्सी सोफे पर बैठी और मुस्कुराते हुए पूछा, आयुष अचानक पहाड़ क्यों खरीदना चाहती है? हालांकि आसपास का माहौल बुरा नहीं है, लेकिन वहां बहुत संभावना नहीं है ना? ये लाइजियांग से अलग है। ये विकसित करने लायक नहीं है। आयुष्मान सिंह ने फिर से नक्शे को ध्यान से देखा, भौहें सिकुड़ते हुए। ये लाइजियांग एक आवासीय शहर के इलाके से घिरा हुआ है। जमीन बहुत कीमती है। ये जगह अलग है। 4 मील के दायरे में केवल ये गंजा पहाड़ है। इसके अलावा फेग्युआन झील है, जो लगभग 4000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। यह एक छोटा पार्क बनाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। मुख्य समस्या यह है कि अगर हम चाहें तो भी विकास का विस्तार करने के लिए बहुत जगह नहीं है। ये पार्क के लिए बहुत छोटा है। जो निवेश किया गया है उसे वापस पाना मुश्किल होगा, लैन रुक्सी ने कहा। इसलिए सरकार के पास इस जगह के लिए कोई अच्छी योजना नहीं है। भले ही फोर लूप्स को एक व्यावसायिक जिले के रूप में विकसित करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज हो, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। और अगर ये तय भी हो जाता है तो कौन जानता है कि इस पर काम शुरू होने में कितना समय लगेगा। आयुष्मान सिंह ने फिर से नक्शा स्कैन किया और कहा, जिस बारे में बात कर रहा हूँ, ये जगह आधी भी बुरी नहीं है। इस पहाड़ी की चोटी को देखो, ये वेस्ट फोर लूप्स के उत्तर में थोड़ा सा है। ये वेस्ट फोर लूप्स के सबसे दूरस्थ कोने आउटर फोर लूप्स जुआंगशी हाईवे से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर तियानजिंग पर्वत है, जो होंगवू पर्वत से जुड़ा हुआ है। उबड़ खाबड़ इलाके के कारण किसी भी बड़े पैमाने पर इमारतें बनाना मुश्किल है। ये छोटे रिटर्न के साथ एक बड़ा निवेश है। आम प्रॉपर्टी डेवलपर्स इस जमीन के टुकड़े को पसंद नहीं करते हैं। तो आसपास की जमीन सस्ती है, लैन रुक्सी ने तर्क दिया। जमीन सस्ती है, लेकिन इसे विकसित करना मुश्किल है, आयुष्मान सिंह ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। ये ठेठ चिकन रिब स्थलाकृति है, बेस्वाद लेकिन त्यागने के लिए खेदजनक है। तो क्या हुआ अगर यह चिकन रिब है? आयुष को ये पसंद है। लैन रुक्सी धीरे धीरे आयुष्मान सिंह की ओर चली गई और उसके हाथ में अपना हाथ डाल दिया। वैसे भी जमीन महंगी नहीं है, अगर वह चाहे तो उसे खरीद लेने दो। भविष्य में अगर यह जगह विकास के लिए खुलती है तो कम से कम कुछ लाभ तो होना चाहिए। आयुष्मान सिंह ने हंसते हुए कहा, हाँ, चूंकि तुमने बोल दिया है तो ये तय हो गया है। मैं कल भूमि और संसाधन ब्यूरो में किसी से कीमत की जांच करवाऊंगा। ओल्ड जियांग ने भी इसका उल्लेख किया है। जगह बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए। अगर आयुष मस्ती करना चाहता है तो उसे करने दो। जब हम आखिरकार एक समर रिजॉर्ट बना लेंगे तो वहां आराम करना अच्छा रहेगा।
बेशक आयुष सिंह को घर पर इस चर्चा के बारे में पता नहीं था। वह अपने 9 अनुचरों, अपने ड्राइवर वांग मिंग्यू और काजल के साथ उस पहाड़ी की चोटी पर घूम रहा था जो जल्द ही उसकी होने वाली थी। फिर वे फेग्युआन झील के किनारे चले गए। आयुष सिंह ने संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। हम माउंट लियांग का एक छोटा दलदल बनाएंगे। मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। शिन, तुम स्वर्ग के राजा की पत्नी बनोगी। काजल का चेहरा लाल हो गया जब उसने छोटे सफेद पांडा जैसे दिखने वाले चाव चाव को अपनी बाहों में उठाया। कौन स्वर्ग के राजा की पत्नी बनना चाहता है? बस इतना ही काफी है कि तुम बेवकूफ़ी करो, मुझे अपने साथ इसमें मत घसीटो। तुमने इतनी बड़ी जमीन सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि तुम खुद को पहाड़ का स्वर्गीय राजा कह सको। पूरी तरह मासूम दिखते हुए आयुष सिंह ने जवाब दिया, बेशक। सोचिए, उसने इतनी बेशर्मी से यह बात कबूल की है। काजल को अचानक से कमजोरी महसूस हुई। हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? भूल जाओ, जो चाहो करो। काजल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आयुष सिंह की बेशर्मी को कैसे संभाला जाए। आयुष सिंह ने अपना पेट रगड़ा। मुझे भूख लगी है। चलो चलें, कुत्तों को टहलाना बहुत हो गया। चलो कुछ खाते हैं। उसने आगे बढ़कर वांग मिंग्यू को पीछे छोड़ दिया, जो ड्राइवर और उसका अंगरक्षक दोनों था। वांग मिंग्यू ने अपने कदम रोके और आयुष की पीठ की ओर देखा। उसने एक पल सोचा, फिर अपना सेल फोन निकाला और कॉल किया। कॉल जल्दी से कनेक्ट हो गई और वांग मिंग्यू ने उत्सुकता से कहा, बूढ़े मास्टर, मुझे कुछ एहसास हुआ। कुछ बड़ा? ये युवा मास्टर के बारे में है। आयुष्मान सिंह को लाइन के दूसरे छोर से ये सुनकर झटका लगा। उसने चिंतित होकर पूछा, आयुष को क्या हुआ? शांत हो जाओ और मुझे धीरे से बताओ। क्या मुझे रुक्सी के साथ आना चाहिए? वांग मिंग्यू ने फिर से आयुष सिंह की पीठ की ओर देखा। उसने दृढ़ता से कहा, आज स्कूल के बाद यंग मास्टर ने कहा कि वह कुत्तों को टहलाना चाहता है, इसलिए हम बाहर आ गए। हम फेग्युआन झील के चारों ओर घूमे और यंग मास्टर बिल्कुल भी थके हुए नहीं दिखे। वह अब रात के खाने के लिए भी जाना चाहता है। बूढ़े मास्टर, यंग मास्टर हमेशा से ही कमजोर रहे हैं, लेकिन हाल ही में वह बहुत स्वस्थ लग रहे हैं। यह अच्छी खबर है। सच में? आयुष्मान सिंह उत्साह से भरा हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी। उनकी पत्नी लेन रुक्सी ने तो चिल्लाते हुए कहा, आयुष इतनी लंबी दूरी तक पैदल चले और थके हुए नहीं दिखे। मिंग्यू, क्या तुम ये सिर्फ हमें खुश करने के लिए कह रहे हो? ये सच है, मैडम। वांग मिंग्यू उत्साह से बेसुध था। त्यानयुवान होटल, जहां कुत्ते थे, से पहाड़ी की चोटी तक लगभग 700 मीटर की दूरी है। 700 मीटर? फेग्युआन झील तक 200 मीटर और है, और हम झील के चारों ओर भी चले। ये लगभग 1 किलोमीटर होगा, कुल मिलाकर लगभग 2 किलोमीटर। पूरे 2 किलोमीटर। मैं अभी यंग मास्टर को देख रहा था, वे हाँफते भी नहीं थे। ओह नहीं, मुझे याद दिला दूं। वे हाँफते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी थके हुए नहीं दिखते थे। वे सबसे आगे चल रहे थे, सभी को वापस त्यानयुवान होटल ले जा रहे थे। हे भगवान! आयुष्मान सिंह और लैन रुक्सी फोन लाइन के दूसरी तरफ अचंभित थे। वे आयुष सिंह के स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जानते थे। हालांकि उसे आयुष एक कहा जाता था, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। आमतौर पर आयुष सिंह सिर्फ 800 से 900 मीटर चलने पर ही हौंफने लगता था, 2 किलोमीटर की तो बात ही छोड़िए। यही वजह थी कि वे आयुष सिंह से इतना प्यार करते थे। उन्हें डर था कि अगर आयुष सिंह को कुछ हो गया तो वे उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब उन्होंने सुना कि 2 किलोमीटर चलने के बाद भी आयुष सिंह थकी नहीं। इससे उन्हें किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुशी हुई, यहाँ तक कि मेयर जियान को 4 लूप्स विकसित करने के बारे में बात करते हुए सुनने से भी ज़्यादा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयुष सिंह ने कितना पैसा बर्बाद किया और बेवकूफ़ी की, आखिरकार वह उनका बेटा था, उनका इकलौता बेटा और इकलौता वंशज। एक पल में आयुष्मान सिंह के आंसू बह निकले। लैन रुक्सी ने अविश्वास में अपना मुंह ढक लिया, उसके गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। इसमें माता पिता के प्यार को दर्शाया गया है। चाहे उनके बच्चे कैसे भी हों, उनके लिए उनके बच्चे सबसे प्यारे थे। कोई भी चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती। आयुष्मान सिंह ने फ़ोन पकड़ लिया और चिल्लाया, उस पर ध्यान से नज़र रखना और अगर कुछ ठीक न लगे तो मुझे बताना। फ़ोन रखने के बाद आयुष्मान सिंह ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और चिल्लाया, हाउसकीपर, विला में सभी को इकट्ठा करो। 2 मिनट के अंदर यहाँ इकट्ठा हो जाओ। अगर कोई 2 मिनट में यहाँ नहीं आता है तो अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी करो। अध्याय 33। आयुष्मान सिंह के शब्दों के बाद पूरा हॉन्गवू विला गूंज उठा। पुराने बटलर ने नया पहनावा पहन लिया, धुली हुई और कल्फ लगी हुई बर्फ जैसी सफ़ेद शर्ट, काली गांठ वाली टाई, अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ काला चीनी ट्यूनिक सूट, अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ काला पैंट और चमकदार काले चमड़े के जूते की एक जोड़ी। अपने कभी न झुकने वाले शरीर के साथ वह उपलब्ध सभी जनशक्ति को नियंत्रित कर रहा था। आप सभी सुनो, युवा मास्टर आयुष की शारीरिक स्थिति बेहतर हो गई है। मास्टर आज जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं। जो भी गड़बड़ करेगा वह अपना सामान पैक करके चला जाए। वहाँ ट्यूलिप पहले ही मुरझा चुका है, एक नया गमला बदल दो। वहाँ का पर्दा पूरे रंग से मेल नहीं खाता, इसे बदलकर गहरे लाल रंग का पर्दा लगा दो ताकि ज्यादा उत्सवी लगे। क्या छत की लाइटें साफ हो गई हैं? पीछे की तरफ ब्लाइंड स्पॉट पर ध्यान दो। अरे यार, इस टेबल को किसने साफ किया? इस पर तेल का दाग क्यों है?
एक साफ कपड़ा लो और इसे बार बार पोंछो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? संपूर्ण हॉर्नवू विला के बटलर के रूप में स्वर्गीय राज्य के कुलीन बटलर परिवार से तैयार किया गया एक कुलीन व्यक्ति, उसकी पैनी निगाहें किसी भी विसंगति को पहचान सकती थीं। इस समय आयुष्मान सिंह और लैन रूक्सी तीसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष के अंदर थे। ये पूरे विला में सबसे महत्वपूर्ण कमरा था। अनगिनत पुस्तकों और दस्तावेजों के अलावा एक बड़ा ब्लैकबोर्ड भी था जो बकवास भाषाओं से भरा हुआ था। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इसे देख ले तो वह इस बड़े ब्लैकबोर्ड पर नजर डालने में भी समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि इस अध्ययन कक्ष में मौजूद हर चीज इस चीज से कहीं अधिक मूल्यवान है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। सिंह परिवार के सिर्फ मुख्य सदस्य ही जानते थे कि इस ब्लैकबोर्ड की कीमत पूरे विला की कीमत से 10 गुना ज्यादा है। इसकी वजह साफ थी, आयुष्मान सिंह की अचानक आई प्रेरणाएं और पैसे कमाने के विचार इस ब्लैकबोर्ड पर लिखे होंगे। 22 साल की उम्र से लेकर आज तक जब उन्होंने उद्यम करना शुरू किया था, इस ब्लैकबोर्ड पर लिखे विचारों ने उन्हें कम से कम 15 बिलियन युआन कमाए हैं। वास्तविक मूल्य इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस ब्लैकबोर्ड पर चीनी अक्षरों का कोई भी समूह अगर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देखा जाए जो आयुष्मान सिंह के सच्चे विचारों को समझने की नीयत और क्षमता रखता हो और उसके पास पर्याप्त पूंजी हो, तो वह अपना बाकी जीवन बहुत आराम से जी सकता है। शायद उसे अपने अगले जीवन और उसके बाद के जीवन में भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़े। यह इस ब्लैकबोर्ड का वास्तविक मूल्य था। लेकिन अब बिना किसी हिचकिचाहट के आयुष्मान सिंह ने ब्लैकबोर्ड इरेजर उठाया, ब्लैकबोर्ड के केंद्र में 1 वर्ग मीटर का स्थान साफ किया और सावधानीपूर्वक ये कुछ शब्द लिखे, द 22nd of April 2014, आयुष स्वस्थ है। इस छोटे से वाक्य ने कम से कम 2 अरब युआन मूल्य की जानकारी को प्रतिस्थापित कर दिया। ये शब्द लिखने के बाद आयुष्मान सिंह, जिसकी रीढ़ पहले कभी नहीं झुकी थी, खिड़की के पास गया और धीरे से नीचे बैठ गया। आंखें मूंदकर उसने कोई धुन गुनगुनाई और धूम्रपान किया, जिससे उसके चारों ओर धुएं का बादल छा गया। लैन रूक्सी ने आंखों में आंसू भरकर देखा। इतने सालों में जब वे साथ साथ चले थे, उसने सिर्फ 2 बार ही आयुष्मान सिंह को बेफिक्री से नीचे बैठते, गुनगुनाते और धूम्रपान करते देखा था। पहली बार 26 साल पहले जब उनकी सगाई हुई थी और दूसरी बार 19 साल पहले जब उसने सुना था कि वह गर्भवती है। बहुत जल्दी उसने सिगरेट पीना समाप्त कर दिया। आयुष्मान सिंह ने लैन रूक्सी को देखा, मुस्कुराया और कहा, आज इन कुछ वर्षों में सबसे खुशी का दिन है। चूंकि आयुष को खेलना बहुत पसंद है और उसका शरीर अब बहुत बेहतर है, तो क्यों न मैं उसके कार्ड में 50 मिलियन युआन और जमा कर दूं ताकि वह अपनी मर्जी से खेल सके। लैन रूक्सी ने उस पर नजरें घुमाई और कहा, तुम इतने खुश हो कि तुम अपना होश खो बैठे हो। हालांकि हम उसे यह पैसा देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे एक साथ इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है। 50 मिलियन युआन कोई छोटी रकम नहीं है। अगर कोई उसे इस पैसे के लिए निशाना बनाए तो यह उसके लिए बुरा होगा। चलो उसे पहले 5 मिलियन युआन देते हैं। यह उसके लिए कुछ दिनों के खर्च के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जब वह इसे खर्च कर देगा तो हम उसे और दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। आयुष्मान सिंह जोर से हंसा और बोला, जब तक उसकी शारीरिक स्थिति बेहतर हो सकती है, भले ही मुझे 5 अरब युआन बर्बाद करने पड़े, यह इसके लायक है। ... स्वाभाविक रूप से आयुष सिंह घर पर हो रहे हंगामे से बेखबर था। फिलहाल वह खुशी खुशी समय बर्बाद कर रहा था। ये लाई जियांग नाइट क्लब का आमतौर पर खाली रहने वाला कार पार्क आज व्यवहारिक रूप से एक लघु कार प्रदर्शनी बन गया था। विभिन्न प्रकार की बेहतरीन स्पोर्ट्स कारें 3 पंक्तियों में खड़ी थीं। वे विभिन्न रंगों की थीं, लिमोजीन से लेकर एसयूवी और बेहतरीन स्पोर्ट्स कारों तक। वह सब कुछ जो कोई कल्पना कर सकता है यहाँ पाया जा सकता है। यह नज़ारा राहगीरों की आंखों को पूरी तरह से अंधा कर सकता था। कारों में रुचि रखने वाले लोग आसानी से इन कारों की कीमत बता सकते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन कारों की कीमत कम से कम 2 लाई जियांग नाइट क्लबों के बराबर थी, जो लगभग 16 मिलियन युआन थी। इसे आयुष सिंह के पिछले जीवन के आरएमबी में बदलने पर यह कुल मूल्य लगभग 80 मिलियन युआन था। 80 मिलियन की कीमत वास्तव में कितनी थी? कोई व्यक्ति 20 लैम्बोर्गिनी खरीद सकता था, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4 मिलियन युआन थी, या 40 लैंड रोवर, जिसका मतलब था कि आयुष सिंह की कक्षा के प्रत्येक सहपाठी के लिए एक। इससे भव्यता की सीमा का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये लाई जियांग के अंदर। बड़े भाई आयुष, आपने जो नाइट क्लब खरीदा है वह इतना भी बुरा नहीं है। हे, सजावट और सुविधाएं और सब कुछ बहुत बढ़िया है। आयुष सिंह का भरोसेमंद साथी होने के नाते लिंगी स्वाभाविक रूप से आयुष सिंह की तारीफ करने से पीछे नहीं हटेगा। छोटे मास्टर 1 ने जो देखा उससे ये जगह बैंगनी रंग से जगमगा रही है और सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है। ये पूरी तरह से आयुष की गति है। डू शिनजेन ने दिखावटी ढंग से कहा। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर हिलाया और हिलाया। जू शियाओलिंग, जिसके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे, ईर्ष्या से बोली, यंग मास्टर आयुष वाकई काबिल हैं। मुझे अपने परिवार से कुछ लाख मांगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, जबकि यंग मास्टर आयुष ने इस नाइट क्लब को खरीदने के लिए आसानी से 8 मिलियन युआन या उससे भी ज्यादा खर्च कर दिए। आप वाकई कमाल के हैं। लैंग हाओ को हमेशा से आयुष सिंह की फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। वह एक तरफ खड़ा था और धीमी आवाज में उपहास करते हुए बोला, ऐसी फिजूल खर्ची मैं उससे बिल्कुल नहीं सीखूंगा। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है और जगह भी औसत है। मैं इस जगह का बहुत सम्मान नहीं करता।
उसके बगल में खड़े वेन डोंगलिंग ने उसे जोर से चिकोटी काटते हुए कहा, यंग मास्टर, आयुष को आमतौर पर तुमसे परेशान होने की परवाह नहीं होती। क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? लैंग हाओ ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, बस यह मान लो कि मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ। लेकिन गंभीरता से कहूँ तो यहाँ की शराब खराब नहीं है। उसने बगल में खड़े अटेंडेंट की ओर हाथ हिलाया। तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छी शराब कौन सी है? मुझे 2 बोतलें दो। वेन डोंगलिन ने अपने पैर जोर से पटके। मैं अब तुमसे परेशान नहीं हो सकती। तुम शर्म की बात हो। ये कहना उचित होगा कि इस क्लास में शामिल होने के कारण आयुष सिंह को अपने कुछ सहपाठियों से परिचय हुआ। उससे एक ही रात में सभी के नाम याद करने के लिए कहना अव्यावहारिक था, लेकिन अपने कुछ करीबी लोगों के नाम याद रखना कोई समस्या नहीं थी। उदाहरण के लिए, लिंग ही, जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलने को तैयार रहता था, डू शिनजेन, जो हमेशा खुद को छोटा मास्टर कहता था, झू शियाओलिंग, जो आयुष सिंह को अपना आदर्श मानता था, लैंग हाओ, जो हमेशा आयुष सिंह के फिजूल खर्ची को नापसंद करता था, लैंग हाओ की गर्लफ्रेंड वेन डोंगलिंग वगैरह। गुट हर जगह मौजूद थे और आयुष सिंह को पूरा यकीन था कि ये लोग उसके गुट के ही लोग थे। जैसे ही उसने ये सोचा, लिंग शियाओई चुपके से उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, युवा मास्टर, 2 लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, एक पुरुष और एक महिला। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? अध्याय 34, कुलीन समुदाय वास्तव में गंदा है। अनुवादक, एटलस स्टूडियो। संपादक, एटलस स्टूडियोज। क्या कोई मुझे देखना चाहता है? यह क्या स्थिति है? आयुष के पैर चाय की मेज पर टिके हुए थे और उसकी महिला नौकरानियां उन्हें मालिश कर रही थीं, जबकि उसके हाथ समोएद जियाओ जियाओ को चिढ़ा रहे थे। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वे मुझसे क्या चाहते हैं? अगर यह बर्बादी से संबंधित नहीं है तो मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि बर्बादी की प्रक्रिया को तेज करना होगा। मैं केवल 2 किलोमीटर ही चला और मेरे पैर पहले से ही इतने सुन्न हो गए हैं जैसे कि चींटियां उन्हें काट रही हों। इस बारे में बात करते हुए आयुष की वर्तमान स्वास्थ्य विशेषता 46 थी। चिकित्सा की दृष्टि से वह केवल अर्ध स्वस्थ था। अगर वह भाग्यशाली होता तो उसे कुछ नहीं होता। अगर वह बदकिस्मत होता तो वह कभी भी बीमार पड़ सकता था और बीमारी से पीड़ित हो सकता था। इसलिए आयुष के लिए अब भी सबसे महत्वपूर्ण काम बर्बाद करना ही था। इस बारे में कोई बहस नहीं थी। वह व्यक्ति अपने नाम से एक वेबसाइट को स्थानांतरित करना चाहता है। उसने सुना कि आप यहाँ हैं और विशेष रूप से जल्दी से यहाँ आ गया। जहाँ तक महिला का सवाल है, उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि उसका इरादा क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मनोरंजन उद्योग से संबंधित कुछ है। लिंग शियाओई ने तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट की। कोई अपनी वेबसाइट बेचना चाहता है। ये निश्चित रूप से बर्बाद करने का एक स्वर्ग भेजा मौका है। आयुष अचानक उठकर बैठ गया और पूछा, वह वेबसाइट को कितने में बेचने की योजना बना रहा है? यह असली है या नकली? क्या आपको यकीन है कि वह कोई बदमाश नहीं है? मैंने पहले ही यह पता लगा लिया है। ये सच है। वह वेबसाइट को 3 मिलियन युआन में बेचने की योजना बना रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे पहले आपकी राय लेनी होगी, इसलिए वह अभी भी मेरी खबर का इंतजार कर रहा है। लिंग शियाओई ने सावधानी से पूछा, युवा मास्टर, मुझे उस वेबसाइट के बारे में कुछ जानकारी है। व्यवसाय वर्तमान में ढलान पर है और दिवालियापन के करीब है। इसे खरीदना विशेष रूप से लायक नहीं है। अगर यह मुनाफा कमा रहा होता तो वह इसे क्यों बेचना चाहता? उसे बताइए कि मैं उसे 2.4 मिलियन युआन देने को तैयार हूं, जिसका भुगतान 6 महीने में किश्तों में किया जाएगा। अगर वह स्वीकार करता है तो वेबसाइट खरीद लें। अगर वह मना करता है तो उसे जाने के लिए कहें। आयुष ने बिना एक और शब्द कहे फैसला किया। अगर वह स्वीकार करता है तो मेरे घर पर फोन करें और कुछ पैसे मांगें, बस इतना कहें कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मत भूलना। आयुष के इरादों के बारे में लिंग शियाओई कभी अनुमान नहीं लगा सका कि वह क्या सोच रहा था। बर्बादी के लिए ये युवा मास्टर इसे खरीदने का फैसला करने से पहले ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाता कि वेबसाइट किस बारे में है। एक धर्मपरायण व्यक्ति की बुद्धि वास्तव में हमारे जैसे नश्वर लोगों के लिए समझ से परे है। हालांकि वह अपने मन में यही सोच रही थी। लिंग शियाओई ने कहा, युवा मास्टर ने आपके कार्ड में पहले ही 5 मिलियन युआन डाल दिए हैं। उनका कहना है कि आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो आप उनसे और मांग सकते हैं। ओह, सच में? आयुष ने अपनी थोड़ी को छुआ। ऐसी स्थिति में किश्तों में भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वह 2.4 मिलियन युआन स्वीकार करता है तो बस वेबसाइट खरीद लें। आप अभी जाकर उसे बता सकते हैं। हाँ, युवा गुरु। लिंग जियाओई ने थोड़ा झुककर रुख किया और चला गया। इसके तुरंत बाद सिस्टम की रोबोट जैसी आवाज़ आयुष के दिमाग में गूंजी। वर्तमान में बर्बादी का मूल्य 2575 411 युआन। दूसरा मिशन पूरा हो गया है। 25 विशेषता अंक विनिमय योग्य हैं। मिशन पूरा करने के लिए अतिरिक्त 5 विशेषता अंक प्राप्त हुए हैं। क्या मेजबान विशेषता अंक का उपयोग करना चाहता है? क्या ये सवाल पूछने की जरूरत है? आयुष तब तक हंसता रहा जब तक उसके मुंह से लार टपकने लगी। मेरे स्वास्थ्य गुण में सारे अंक जोड़ो। इस बार उसके स्वास्थ्य गुण में पूरे 30 गुण बिंदु जोड़े गए। आयुष को अपने दिमाग में एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई महसूस हुई। उसके शरीर की सभी रक्त कोशिकाएं, मांसपेशियां और बंधन हिल रहे थे।
उसे जो परमानंद महसूस हुआ वह अवर्णनीय था। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, इन दिनों मेरे दिमाग में जो स्वास्थ्य समस्या चल रही थी उसका आखिरकार समाधान हो गया है। अब मेरा स्वास्थ्य गुण 76 अंक पर है। ये कैसी अवधारणा है? इसका मतलब है कि मैं अब स्वस्थ नहीं हूँ। इसका मतलब यह है कि हालांकि मैं अभी भी बीमार पड़ सकता हूँ और मुझे छोटी मोटी बीमारी हो सकती है, लेकिन जब तक मैं जानबूझकर मृत्यु की कामना नहीं करता तब तक निश्चित रूप से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। अन्य चीजें चाहे जो भी हों, यह मेरे अपने जीवन से तुलनीय नहीं है। उसके शरीर में बहुत जल्दी सुधार हुआ। अब उसके शरीर में दर्द नहीं होता था, न ही उसके पैर सुन्न होते थे। यहाँ तक कि जब वह सांस लेता था तो उसे अब बहुत आराम महसूस होता था। अब तीसरे मिशन की घोषणा की गई है, रूकी प्रोडिगल। मिशन की आवश्यकता, 1 महीने के भीतर 15 मिलियन युआन बर्बाद करना। मिशन इनाम, 15 विशेषता अंक। इस मिशन को पूरा करने के बाद सिस्टम अपग्रेड के लिए तैयारी शुरू कर देगा। एक बार जब होस्ट हर विशेषता को 100 अंक तक बढ़ा देता है तो सिस्टम अपग्रेड से गुजरेगा। धोखेबाज अपव्ययी, 1 महीने के भीतर 15 मिलियन युआन बर्बाद करना, और वह भी सिर्फ एक धोखेबाज अपव्ययी। तुरंत आयुष को लगा कि उसकी यात्रा का पैमाना सितारों की ओर था। यह अज्ञात था कि सिस्टम उसे अगली बार किस तरह से बर्बाद करने की अपेक्षा करेगा, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर था। अब प्राथमिकता लक्ष्य बर्बाद करने और अपने विशेषता बिंदुओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना था। तभी लिंग शियाओई, जो काले रंग की नौकरानी की पोशाक पहने हुए थी, वापस आए। वह उसके पीछे खड़ी हो गई और धीरे से बोली, युवा मास्टर, वेबसाइट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। तो महिला के लिए, क्या आप उससे मिलने जाना चाहते हैं? हमने पहले ही उसकी तलाशी ले ली है, कोई खतरा नहीं है। ओह ठीक है, वह महिला अभी भी है, मैं उसके बारे में भूल गया। आयुष ने खड़े होकर कहा, तो चलो देखते हैं कि वह क्या चाहती है। वे दोनों अंदर चले गए और कुछ ही देर में एक निजी कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। बाहर पहले से ही 2 पुरुष नौकर पहरा दे रहे थे। आयुष को देखते ही उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और उसका अभिवादन किया। नमस्कार युवा मास्टर, सब कुछ सामान्य है। आयुष की व्यक्तिगत सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वे थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं अंदर जाकर देखूंगा कि वह क्या चाहती है। दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हुए आयुष ने कमरे को देखा। लक्ष्य लगभग 27-28 साल की एक महिला थी, जो दिखने में औसत से थोड़ी बेहतर थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी और वह अपनी उंगली से टेबल टॉप को थपथपाती रही। आयुष को कमरे में प्रवेश करते देख वह तुरंत खड़ी हो गई और पूछा, क्या आप यंग मास्टर आयुष हैं? हाँ, मैं हूँ। तुम्हें मुझसे कुछ मिलना था। आयुष आराम से सोफे पर बैठ गया। अपने दिल में वह सोच रहा था, यह महिला मेरे प्रति तारांकन 1 नहीं लगती है, और उसके हाव भाव से लगता है कि वह मुझे कुछ बेचने के लिए यहाँ नहीं आई है। तो फिर वह यहाँ किस लिए है? सौभाग्य से महिला ने उसे संदेह में नहीं रखा। उसने सीधे कहा, युवा मास्टर आयुष, कृपया मेरी युवा महिला को बचाओ। अपनी जवान औरत को बचाओ। आयुष ने लगभग थूक दिया। अगर तुम किसी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ जो हर जगह उड़ता फिरता हो। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? उसके कमजोर और बीमार शरीर के कारण ये पहले से ही एक वरदान था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर लोग दूसरों को बचाने के लिए उसके पास आते हैं तो पुलिस किस काम की? महिला ने बहुत माफी मांगी। माफी, मैं अपनी बात ठीक से न कह पाने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी, मुझे माफ करें। बस इतना ही काफी है। तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। शियाओई, किसी को इस बहन के लिए पेय पदार्थ लाने के लिए कहो। उसके लिए चाय या पानी भी क्यों नहीं है? हमें अपने मेहमानों के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। हालांकि वह बदनाम अपव्ययी था, फिर भी उसके पास शिष्टाचार था। उसे पेय पदार्थों के लिए छोटी सी फीस की परवाह नहीं थी। महिला ने अपना हाथ जोर से हिलाया। कोई जरूरत नहीं। युवा मास्टर, आप बहुत विनम्र हैं। मैं आपकी विनम्रता के लायक नहीं हूँ। आयुष ने कंधे उचकाए और कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा मुझसे क्या झगड़ा है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जवान लड़की को बचा लूं? क्या उसका अपहरण हुआ था, या वह खो गई है, या उसका अपहरण करके उसे बेच दिया गया था? ऐसा नहीं है। महिला ने हल्की आह भरी। मैं अपनी युवती की मैनेजर हूँ। इस मामले में यह मामला समुदाय के छिपे हुए नियमों से जुड़ा है। ओह, छिपे हुए नियम। आयुष ने ऊब में एक उंगली फैलाए और अपनी नाक खुजाई। अंत में उसने कहा, कुलीन समुदाय वास्तव में गंदा है। अध्याय 35। कुलीन समुदाय वास्तव में गंदा था। आयुष की यह बात सुनकर महिला मैनेजर कुछ देर के लिए तो घुट गई, लेकिन आयुष ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह अपनी असंतुष्टि नहीं दिखा सकती थी। उसने जल्दी से समझाया, युवा मास्टर आयुष, आप गलत हैं। ये ठीक इसलिए है क्योंकि मेरी युवा महिला छिपे हुए नियमों का पालन नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। अगर वह छिपे हुए नियमों का पालन करने के लिए तैयार होती तो मुझे आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, है न? एक छोटी सी हस्ती जिसने छिपे हुए नियमों का पालन नहीं किया। आज भी ऐसी कोई दुर्लभ प्रजाति है? आयुष की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ गई। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये काफी दुर्लभ है।
ठीक है, पहले मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। यह सुनकर कि आयुष का स्वर थोड़ा ढीला पड़ गया था, महिला प्रबंधक को राहत मिली। उसने स्थिति को समझाना शुरू किया। मेरी युवती का नाम ली नियानवेई है। बचपन से ही उसकी आवाज़ अच्छी रही है। वह बहुत अच्छा गाती है और बहुत सुंदर भी है। इसलिए वह हमेशा अपने सहपाठियों के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। वह हमेशा मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहती थी और उसने तियानजिंग फिल्म मीडिया विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। कुछ समय पहले मेरी युवती को एक स्टार स्काउट द्वारा चुना गया था। एक हुआवेई एंटरटेनमेंट से संपर्क किया और उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिर मैं उनका मैनेजर बन गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने उस पर नजर आयुष और उसके साथ छिपे हुए नियमों का पालन करना चाहा। आखिरकार यह मनोरंजन उद्योग था। इस तरह के मुद्दे बहुत आम थे। तुम सही हो, महिला मैनेजर ने फिर से आह भरी। वास्तव में हमारे उद्योग में इस तरह की बात बहुत सामान्य है। हर कोई इसे समझता है, लेकिन मेरी युवती इस मामले में जीने के बजाय मरना पसंद करेगी। मैंने पहले इस मामले में हाथ डालने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मेरी युवती बहुत दयालु व्यक्ति है और हमारे साथ काम करने के दौरान हम बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। अगर वह तैयार नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मैं उसे ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे निदेशक ने उसने वास्तव में धमकी दी थी कि अगर वह नहीं मानी तो वह उसकी गतिविधियों को रोक देगा। इतना ही नहीं, उसने उसके परिवार के साथ भी खिलवाड़ किया। उसके पिता एक छोटी सी कंपनी में केवल एक विभाग प्रबंधक थे और अब उन्हें हमारे निदेशक की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर मैं जल्द ही उसे कुछ सोचने में मदद नहीं करता तो मुझे सच में डर है कि वह दबाव को सहन नहीं कर पाएगी और हार मान लेगी। इसलिए आज जब मैंने सुना कि यंग मास्टर आयुष ने ये जगह खरीद ली है और आज रात यहाँ एक पार्टी होगी, तो मैंने अनुमान लगाया कि मैं शायद यहाँ आपसे मिल सकूं। इसलिए मैं आपकी मदद लेने के लिए बिना बुलाए यहाँ आया हूँ। यंग मास्टर आयुष, कृपया उसकी मदद करें, मैं आपसे विनती करता हूँ। जब महिला मैनेजर ने अपना भाषण समाप्त किया तो उसकी आंखें लाल थीं। इस बिंदु पर आयुष अंततः स्थिति को समझने में कामयाब रही। इस स्थिति का कारण वास्तव में सरल था। ली नियानवेई नामक यह महिला सुंदर और दयालु थी और उसकी कंपनी के निदेशक ने उस पर नजर आयुष थी, संभवतः उसे अपनी रखेल या कुछ और बनने के लिए कहने के लिए, लेकिन इस ली नियानवेई ने मना कर दिया था। नतीजतन निदेशक ने उसके पिता की नौकरी बर्बाद कर दी थी। यह महिला प्रबंधक ये सब होते हुए नहीं देख सकती थी और इसलिए उसकी मदद मांगने आई थी। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये काफी दिलचस्प लग रहा था। ये बर्बाद करने का एक सुनहरा अवसर था, वह इसे कैसे छोड़ सकता था? आयुष ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह मामला काफी दिलचस्प लगता है। ये हुआवेई एंटरटेनमेंट कहाँ स्थित है? मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, ये वेस्टफोर्थ लूप के केंद्र में तियानफू बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर स्थित है। आयुष ने लिंग शियाओई को हाथ हिलाकर इशारा किया, जो एक तरफ खड़ी थी। शियाओई, क्या तुमने इस हुआवेई एंटरटेनमेंट के बारे में पहले सुना है? और ये तियानफू बिल्डिंग कहाँ है? ये मैनेजर आखिरी समय में उसे खोजने आई थी, जिससे पता चलता है कि इससे पहले उसकी कंपनी के साथ कोई रिश्ता या कोई बातचीत नहीं थी। इसलिए उसे अपनी पहचान के बारे में संदेह पैदा होने का डर नहीं था, भले ही वह दूसरों से जानकारी मांगे। मैंने उनके बारे में पहले भी सुना है। हुआवेई एंटरटेनमेंट एक प्रसिद्ध फिल्म कंपनी है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई मशहूर हस्तियों को तैयार किया है। फिल्मों और संगीत में उनके नतीजे खराब नहीं हैं। लिंग शियाओई निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। उसने आसानी से सारी जानकारी उगल दी। तियानफू बिल्डिंग यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ये 15 मंजिला कार्यालय भवन है। हुआवेई एंटरटेनमेंट ने इमारत की 12वीं मंजिल किराए पर ली है। मैं समझ गया। आयुष ने अपनी ठोड़ी को छुआ। इस बारे में बात करते हुए फिल्म उद्योग में खेलना भी काफी दिलचस्प लगता है। क्या हम इस हुआवेई एंटरटेनमेंट को खरीद सकते हैं? इसकी कीमत कितनी होगी? आयुष की बातें सुनकर महिला मैनेजर को अपने शरीर में ठंडी हवा का प्रवाह महसूस हुआ और वह कांप उठी। ये यंग मास्टर आयुष वाकई बहुत भयानक है। वह सिर्फ इसी वजह से एक पूरी एंटरटेनमेंट कंपनी खरीदना चाहता है। लेकिन इस बार लिंग शियाओई ने अपना सिर हिला दिया। इसे खरीदना शायद आसान नहीं है। हुआवेई एंटरटेनमेंट का कारोबार इस समय तेजी से बढ़ रहा है। भले ही आप इसे खरीदना चाहें, लेकिन वे इसे बेचने को तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा ये निश्चित रूप से सस्ता नहीं होगा। ओह, अगर लिंग शियाओई ने कहा कि यह सस्ता नहीं होगा, तो यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं होगा। यह शायद ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह सिर्फ 8 या 10 मिलियन युआन में खरीद सकता था। इसके लिए संभवतः कई 100 मिलियन युआन या उससे ज्यादा की जरूरत होगी। किसी अजनबी के लिए इतने बड़े पैमाने पर खेलना उचित नहीं था, इसलिए आयुष ने अपना लक्ष्य बदल दिया। तो क्या हम ये तियानफू बिल्डिंग खरीद सकते हैं? इस बार लिंग शियाओई ने फिर से अपना सिर हिलाया। हालांकि इस तियानफू बिल्डिंग को रियल एस्टेट माना जा सकता है, लेकिन इसका स्थान वेस्टफोर्थ लूप के केंद्र में है। इसकी कीमत काफी अधिक होगी और इसमें निवेश करने का कोई खास फायदा नहीं है। अंतर्निहित शब्द थे, हालांकि यह भी रियल एस्टेट खरीदना है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। हो सकता है कि आपका परिवार इससे सहमत ना हो। हालांकि आयुष ने बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन उसने ऐसा आंख मूंद कर नहीं किया।
अगर वह इस तियानफू बिल्डिंग को खरीदना चाहता तो इसकी कीमत दसियों या सैकड़ों मिलियन युआन होती। विचार करने के लिए एक और बिंदु ये था कि चूंकि हुआवेई एंटरटेनमेंट ने पहले ही इसमें जगह किराए पर ले ली थी, इसलिए तियानफू बिल्डिंग में ज़्यादातर जगह पहले से ही किराए पर दी गई थी। भले ही बिल्डिंग को बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन बिल्डिंग के मालिक को इसे बेचने की ज़रूरत नहीं थी। उस मामले में ज़ियाओई, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? आयुष ने पूछा। चूंकि अब वह आयुष की मुख्य नौकर थी, इसलिए लिंग शियाओई को उसका आधा सलाहकार माना जा सकता था। कुछ सोचने के बाद वह अचानक मुस्कुराए और बोली, युवा मास्टर, क्या आप उस छोटी पहाड़ी को खरीदने की योजना नहीं बना रहे थे? जब हम अभी कुत्तों को टहला रहे थे तो मुझे संयोग से पता चला कि पहाड़ी के 200 मीटर दक्षिण में एक कार्यालय भवन है जिसे चेनहुई बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें 16 मंजिलें हैं और भूतल पर बहुत अधिक कारें नहीं थीं। अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग कंपनियों के कोई लोगो भी नहीं थे। वहाँ व्यापार काफ़ी खराब चल रहा है। इमारत का मालिक शायद इसे बेचने का इरादा रखता है। ओह, ऐसी कोई अच्छी बात है। चूंकि मेरे मिशन के लिए मुझे 1 महीने के भीतर 15 मिलियन युआन खर्च करने होंगे, इसलिए एक मनोरंजन कंपनी स्थापित करना बहुत बढ़िया है। इससे निश्चित रूप से मेरा पैसा पानी की तरह बह जाएगा और मैं एक फिल्म निर्देशक बनने की अपनी लालसा को भी पूरा कर सकता हूँ। आयुष बहुत खुश हुआ और बोला, शियाओई, तुम वाकई कमाल हो। हाँ, तुम ऐसी बात भी नोटिस कर सकते हो। तो फिर ये तय हो गया। मैं एक फिल्म कंपनी खोलने और कुछ कम लागत वाली फिल्में शूट करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे मालिक से संपर्क करने में मदद करें ताकि हम सीधे पूरी चेनहुई बिल्डिंग खरीद सकें। हाँ, युवा मास्टर, लिंग शियाओई ने स्वीकार किया। फिर वह उसके घर फ़ोन करने चली गई। तो फिर युवा मास्टर आयुष, मेरी युवा महिला प्रबंधक ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी युवती? आयुष ने अपनी नाक खुजाई। मैं अपनी लालसा को पूरा करने के लिए एक फिल्म कंपनी खोलने की योजना बना रहा हूँ। मैं तुम्हारे मामले के बारे में भूल गया। चलो ऐसा करते हैं, अपनी युवती को अभी यहाँ आने के लिए कहते हैं। यहाँ का अवसर बुरा नहीं है। उससे कहो कि वह पहले मेरे लिए 1 या 2 गाने गाए। अध्याय 36। यह आयुष सिंह को अपनी मिस्सी से इस तरह के नाइट क्लब में गाने के लिए कहते हुए सुनकर मैनेजर असहज हो गया। यंग मास्टर आयुष, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे डर है कि मिस्सी को झटका लग जाएगा। यह अच्छी बात है कि यहाँ बहुत से लोग हैं। कॉन्सर्ट में तो और भी ज्यादा लोग होते हैं। आयुष सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। लोगों की नज़रें तेज होती हैं। जो गायक लोगों की पसंद बन सकता है, उसे अच्छा गायक होना चाहिए। अन्यथा चाहे आप उसकी कितनी भी प्रशंसा करें, सब बेकार है। आप क्या सोचते हैं? आयुष सिंह ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उनके समर्थन के बिना उनकी करीबी दोस्त मिस ली नियानवेई के पास केवल 2 विकल्प थे। एक तो बॉस के नियम के आगे झुक जाना, दूसरा बेंच पर बैठना, जिसका मतलब था कि पूरे अनुबंध अवधि के दौरान एक भी रिकॉर्ड या गाना रिलीज नहीं करना और अपने करियर के शीर्ष से गुजरने के बाद सभी द्वारा भुला दिया जाना। इन 2 विकल्पों की तुलना में आयुष सिंह ज्यादा कुछ नहीं मांग रही थी, और वह गलत भी नहीं थी। अगर उसके पास यहाँ भीड़ के सामने गाने की हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए खुद पर भरोसा करना बेकार होगा। उस स्थिति में हम पूरी ताकत लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, ये युवा मास्टर फिजूल खर्ची के लिए जाना जाता था। उसके प्लेबॉय होने की कोई अफवाह नहीं थी, न ही महिलाओं के बारे में कोई गपशप थी। वह निश्चिंत थी कि वे सुरक्षित रहेंगी। मैनेजर ने अपना सेल फोन निकाला। मैं अभी हमारी मिस्सी को फ़ोन करती हूँ। कोने में फ़ोन करते समय आयुष सिंह ने लिंग शियाओई से पूछा, शियाओई, हुआवेई एंटरटेनमेंट का बॉस काफ़ी दबंग दिखता है। उनकी कंपनी बहुत पैसा कमा रही है। वे ठीक हैं? लिंग शियाओई ने फुसफुसाते हुए कहा। फिल्में अच्छी नहीं चल रही हैं। आखिरकार माहौल बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उनकी कंपनी ने 2 पैसे कमाने वाली फिल्में बनाई हैं। मैंने सुना है कि लगभग 60 मिलियन टिकट बिकी, जिससे उन्हें काफ़ी कमाई हुई। वे अपने चरम पर हैं। इस समय उनकी कंपनी का अधिग्रहण करना आसान नहीं होना चाहिए। 2 फिल्मों के लिए केवल 60 मिलियन टिकट की बिक्री, इतना कम? आयुष सिंह को संदेह हुआ। वास्तव में अगर इसे आरएमबी में बदला जाए तो ये 300 मिलियन युआन से थोड़ा ज्यादा ही था। उत्पादन की लागत और मूवी थिएटर के हिस्से को घटाने के बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा था। 2 फिल्मों के लिए इतनी कम कमाई के बाद इसे धरती पर एक छोटा उत्पादन ही माना जा सकता है। ये सबसे खराब से थोड़ा बेहतर था। क्या ये सोचना सही है कि इसे अपने चरम पर माना जाता था? ऐसा लगता है कि इस दुनिया में फिल्म बनाना बर्बादी से बहुत जुड़ा हुआ है। मुझे ये पसंद है। बहुत जल्द ही मैनेजर खुश होकर आया। युवा मास्टर आयुष, मिस्सी बहुत जल्द यहाँ आ जाएगी। ठीक है। आयुष सिंह ने अपने पैर साइड टेबल पर टिका दिए। कोई पहले से ही ड्रिंक्स लेकर आया था। उसने उनमें से एक ड्रिंक्स ली और पीना शुरू कर दिया। क्या उसके पास कोई नया गाना है? पुराने गाने भी चलेंगे, लेकिन वे अच्छे होने चाहिए। ऐसे गाने मत गाओ जो लोगों को नींद में डाल दें। आखिरकार यह एक नाइट क्लब है। आप 2 गाने गाकर लोगों को सुला नहीं सकते। हाँ, मैनेजर ने प्रसन्नतापूर्वक दावा किया। नियमों के कारण कंपनी मिस्सी के लिए गाने नहीं लिख रही है, लेकिन उसने खुद कुछ गाने बनाए हैं और वे खराब नहीं हैं। मैं उसे 2 गाने चुनने के लिए कहूँगा जिनमें ज्यादा जीवंत लय हो। बुरा नहीं है। वह अपने गाने खुद लिखती है। ये बढ़िया है।
आयुष सिंह हंसा। अगर उसके गाने मुझे पसंद आए तो मैं उसे अपनी नई कंपनी में ले लूंगा। मैं हुवावे के साथ अनुबंध के उल्लंघन के लिए फीस भी भरूंगा। ये कैसा लगता है? अच्छा अच्छा। मैनेजर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। ये व्यक्ति कौन था? तियानजिंग शहर का सबसे प्रसिद्ध अपव्ययी। सरल शब्दों में कहें तो उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं था। और इस युवा स्वामी के बारे में एक अच्छी बात यह थी, वह न केवल अमीर था बल्कि वह पैसे को किसी की परवाह किए बिना बर्बाद भी करता था। उसके अधीन रहने से उसके पैसे से सभी रास्ते खुल जाते। भले ही टीम में शौकिया लोग शामिल हों, लेकिन ये बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। जब मिस्सी प्रसिद्ध हो गई तो वह कंपनी को कुछ विशेषज्ञों की भर्ती करने में मदद कर सकती थी। ये निश्चित रूप से चिंता की स्थिति में हुवावेई में काम करने से बेहतर था। सिंह परिवार के समर्थकों के साथ कौन मिस्सी को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करेगा जो उसे पसंद न हो? सहपाठियों ने अंदर झांका और आयुष सिंह को देखकर मुस्कुरा उठे। मुझे पता था कि भाई आयुष यहाँ होंगे। भाई आयुष, वह रहस्यमयी उपहार क्या है? इसे हमें दिखाओ। हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक है। आह, ये सब तैयार है। शियाओई, आयुष सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को निर्देश दिया। पुरुषों से कहो कि वे छोटी प्यारी लड़कियों को लेकर आएं। वे जो चाहें घर ले जा सकते हैं। बाकी लड़कियों की देखभाल के लिए किसी को ढूंढो। मुफ्त में नहीं, बेशक। मैं उन्हें 1000 युआन प्रति माह दूंगा, जिसमें रहने का खर्च भी शामिल है। कुत्तों की देखभाल के लिए 1000 प्रति माह। ये पृथ्वी पर आवास और 5000 के मासिक वेतन के बराबर था। राजधानी में यह एक स्वप्निल नौकरी होगी। यह इस दुनिया में पर्याप्त था। लिंग शियाओई ने जल्दी से व्यवस्था कर ली। यह उन लोगों के लिए एक अविस्मरणीय रात थी जो मौज मस्ती करने नाइट क्लब में आए थे। हॉल में पहले से ही चहल पहल थी। कुछ ही देर में कुछ लोगों ने सैकड़ों कुत्तों से भरे सभी आकार के पिंजरों को धकेल दिया। पिल्ले, बड़े और शानदार कुत्ते और छोटे और प्यारे कुत्ते थे। कुछ ही देर में पूरा नाइट क्लब भौंकने वाले कुत्तों और कुत्तों से डरने वाले लोगों की चीखों से भर गया। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। लाए गए कुत्ते शुद्ध नस्ल के थे जिन्हें लिंग शियाओई ने खास तौर पर चुना था। उनमें से हर एक की कीमत कम से कम कुछ $100 थी। सहपाठियों को अपनी पसंद चुनने की अनुमति देना एक विशेषाधिकार था जिसका आनंद अन्य ग्राहक नहीं ले पाते। अगर किसी को कुत्ते पसंद हैं तो वह इन कुत्तों से वाकई प्यार करेगा। यहाँ तक कि जो लोग कुत्तों को खास पसंद नहीं करते वे भी इनसे नफरत नहीं करेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, कक्षा की लड़कियां इन छोटे छोटे फरबॉल्स को देखकर चीखने लगीं। पूरा हॉल एक के बाद एक उनकी चीखों से गूंज उठा। उनकी कुछ आवाज़ें सीटी रजिस्टर जितनी ऊंची थीं, जो पृथ्वी पर विटास 1 के बराबर थीं। लोगों का एक समूह पिंजरे के सामने खड़े होकर उन पिल्लों को पाने के लिए होड़ कर रहा था जिन पर उनकी नज़र थी। मुझे ये चाहिए। ये चाव चाव बहुत मज़ेदार है। ये सैमोइड बहुत प्यारा है। हाँ, मुझे ये चाहिए। एरहा, इधर आओ। एरहा, मुझे तुम्हें छूने दो। लड़कियां मुख्य रूप से पिल्लों के लिए गईं। पिल्ले सबसे प्यारे थे। लड़के बड़े कुत्तों के लिए गए। कुछ तो तिब्बती मास्टिफ भी चाहते थे। तिब्बती मास्टिफ को देखते ही वे हिल नहीं सकते थे। आयुष सिंह वैसे भी कुत्तों को दे रहा था। उन्हें न लेना अफसोस की बात होगी। करीब 10 मिनट बाद सभी 41 सहपाठियों के पास एक कुत्ता था। कुछ ने अपने कुत्ते को पट्टे से पकड़ रखा था, कुछ ने अपने कुत्ते को गोद में उठा रखा था। कुछ सहपाठी पिल्लों को मेज पर चक्कर लगाते देखकर खूब हंस रहे थे। डू शिंजेन ने खुशी खुशी तिब्बती मास्टिफ पपी को अपने हाथों में उठाया और उसे दुलारा। मुझे अपनी उंगलियों की नोक पर पता था कि आज यहाँ होना मेरे लिए सही था। हाँ, ये तिब्बती मास्टिफ मुझ पर बिल्कुल फिट बैठता है। भाई आयुष कमाल के हैं। मैं लंबे समय से एक कुत्ता पालना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार ने इस पर आपत्ति जताई। लिंग येमी ने खुशी से दावा किया। अगर मैं अपने माता पिता को बताऊं कि यह चाव चाव भाई आयुष ने दिया है तो वे निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं करेंगे। हाँ, जू शियाओलिंग ने प्यार से अपनी बाहों में लिए हस्की को देखा। ये हस्की बहुत मज़ेदार है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, सिस्टर काजल के पांडा की तुलना में ये बुरा नहीं है। काजल ने आज रात काफ़ी मौज मस्ती की थी। जब आयुष सिंह और लिंग शियाओई कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए गए थे तो आयुष सिंह की मंगेतर के रूप में वह केवल आयुष सिंह के सहपाठियों की देखभाल करने में ही सक्षम थी। जियाओ शियाओबाई का फर रंगा हुआ था। मुझे यकीन नहीं है कि आयुष क्या सोच रही थी। जियाओ शियाओबाई का फर रंग रही थी। लोगों द्वारा देखा जाना बहुत शर्मनाक है। उसे नहीं पता था कि आज रात के बाद सफ़ेद चाव चाव की कीमत आसमान छूने लगेगी। कीमतें 5000 युआन से शुरू होंगी। सफ़ेद चाव चाव खरीदना और उसके फर को पांडा जैसा रंगना एक चलन बन जाएगा। अध्याय 37। जब सहपाठी अपने कुत्तों को चुनने में मशगूल थे तब आयुष सिंह किसी और काम में व्यस्त थी। ये सुनकर कि आयुष सिंह कुत्तों की देखभाल करने के लिए किसी व्यक्ति को 1000 युआन प्रति माह के साथ साथ आवास भी दे रहा है, कुत्ते प्रेमियों ने चुने जाने के लिए संघर्ष किया। सभी के वजन से मंच लगभग ढह गया। भीड़ ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, मुझे चुनो, मुझे चुनो। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे कुत्ते सबसे ज्यादा पसंद हैं। मुझे चुनो। मैं सिर्फ 800 लूंगा। मैं 750। हर कोई पागलों की तरह काम कर रहा था। शोर के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये शियाओई ही था जो इतना होशियार था कि उसने एक नौकर को एक कोने में खड़ा करके एक बोर्ड पकड़ा दिया जिस पर लिखा था, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ कतार में लगें।
जो कतार में नहीं आएगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ कतार में लगें का कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन ये देखते हुए कि कतार में आने वालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस इरादे से सभी लोग आज्ञाकारी ढंग से कतार में लग गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। लोगों को 1000 युआन का वेतन आकर्षित नहीं कर रहा था। यह मुफ्त आवास था जिसने लोगों को आकर्षित किया। ये राजधानी में था और रहने के लिए जगह किराए पर लेने में कम से कम 200 युआन खर्च होंगे। यह 1200 युआन प्रति माह के बराबर था। इसके अलावा यंग मास्टर आयुष सिंह के लिए काम करने के लाभों का कौन विरोध कर सकता है। अगर वे अच्छा काम करते तो आयुष सिंह निश्चित रूप से उन्हें वेतन बढ़ाने में संकोच नहीं करते। देखते ही देखते नाइट क्लब जॉब फेयर में बदल गया। हर कोई अच्छी नौकरी पाने के लिए खुद को प्रमोट कर रहा था। आयुष सिंह ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एक सप्ताह तक ग्राहकों से हर दिन पैसे न लेने से वह कितना प्रभाव पैदा करेगा। एक रात के भीतर नाइट क्लब के आसपास के इलाके में आने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। नाइट क्लब खचाखच भर गया। सभी फेरीवाले और व्यापारी नाइट क्लब के बाहर सड़क पर भर गए। उनका कारोबार कम से कम 5 गुना बढ़ गया। आयुष सिंह के कामों से स्नानघर, रेस्तरां और होटलों को भी लाभ हुआ। वे आयुष सिंह की चिंता का विषय नहीं थे। इस समय वह एक युवा महिला के साथ आरक्षित कमरे में बैठा था। यह महिला बहुत खूबसूरत थी। आयुष सिंह समझ नहीं पा रही थी कि हुवावे के बॉस ने उसे क्यों छिपा कर रखा था। इस महिला का नाम ली नियानवेई था और वह लगभग काजल के बराबर ही थी। किसी ऐसी महिला का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कोई भी शब्द सही नहीं लगता था। काजल उनमें से एक थी। ली नियानवेई भी उनमें से एक थी। आयुष सिंह को उसके चेहरे के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं मिला। अगर उसे उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द खोजना होता, बेदाग। और इसलिए ली नियानवेई बाहर से सुंदर थी। उसका गोरा रंग बेदाग था और उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। 1.68 मीटर की ऊंचाई पर उसका शरीर एकदम सही दिखता था, सुनहरे अनुपात के साथ। उसकी छाती भरी हुई थी, न तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी, बिल्कुल सही आकार। आयुष सिंह को उसकी आवाज़ खास तौर पर पसंद थी। उसकी आवाज़ मधुर और आकर्षक थी, कानों को सुकून देने वाली और सुकून देने वाली। ऐसी औरत पुरुषों को पागल कर देगी। यह आयुष सिंह की ली नियानवेई के बारे में धारणा थी। आयुष सिंह ने आराम से अपना पैर साइड टेबल पर टिकाकर हाथ में लिया हुआ पे पीना जारी रखा। बाद में 2 गाने गाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? बस यूं समझिए कि आप किसी कॉन्सर्ट स्थल पर हैं। ठीक है। ये वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ली नियानवेई ने खड़े होने से पहले आयुष सिंह को देखा। क्या मुझे अभी जाना चाहिए या बाद में? अब आयुष सिंह उसके साथ खड़ी हो गई। चलो, मुझे अपनी आवाज़ सुनने दो। अगर यह अच्छी रही तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। हे युवा मास्टर आयुष, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। ली नियानवेई शर्मा गई और वह आयुष सिंह और उसके मैनेजर के पीछे कमरे से बाहर चली गई। मंच पर डीजे ने माइक्रोफोन में चिल्लाते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, आज रात हमारे पास एक विशेष अतिथि है। यह महिला एक गायिका है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखकर कोई भी अपराध करने के लिए मजबूर हो सकता है। उसकी पहचान एक रहस्य है और उसकी आवाज़ आपके दिमाग में रहेगी। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत करें। दर्शक खुशी से झूम उठे। ताली 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 ताली। ये सिंह परिवार के युवा स्वामी का क्षेत्र था। जो कोई भी ऐसी जगह पर मंच पर खड़ा हो सकता था, उसे उच्च क्षमता वाला होना चाहिए था। सचमुच सुंदर पृष्ठभूमि संगीत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी के साथ ली नियानवेई धीरे धीरे मंच पर आए और माइक्रोफोन पर कब्जा कर लिया। एक पल में उसके चेहरे पर एक हल्की रोशनी चमक उठी, जिसने उसके चेहरे के आकार को उजागर कर दिया और उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया। कोई भी अपनी आंखें उससे हटा नहीं सकता था। जू शियाओलिंग, जो काजल के बगल में बैठी थी, ने आश्चर्य से कहा, वाह बहन काजल, ये बहन बहुत सुंदर है। भाई आयुष को ऐसा कोई कहाँ से मिला? काजल ने ली नियानवेई को मंच पर देखकर मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह वाकई बहुत सुंदर है। क्या वह गायिका है? आयुष को ऐसी हास्यास्पद चीजें करना पसंद है। मुझे नहीं पता कि उसने उसे कहाँ पाया। शायद वह इसी मामले पर चर्चा कर रहा था। काजल ने ली नियानवेई को ध्यान से देखा और फुसफुसाया, उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या उसके साथ कोई अन्याय हुआ है? जू शियाओलिंग ने ध्यान से देखा और सिर हिलाया। ऐसा लगता है। क्या हुआ? क्या भाई आयुष ने उसे धमकाया? नहीं, आयुष ऐसा कुछ नहीं करेगी। आयुष सिंह ने उस बूढ़े आदमी के लिए भी मुश्किलें नहीं खड़ी की थी जिसने उसका साइड मिरर तोड़ दिया था। वह किसी महिला को धमकाता नहीं था। काजल ने इस मामले पर विचार किया। ये बहन एक गायिका है। शायद यह उसका बॉस है जिसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। शायद इसीलिए वह यहाँ आयुष से मदद मांगने आए हैं। जू शियाओलिंग ने काजल की प्रशंसा की। बहन काजल अच्छी हैं, ऐसा ही होना चाहिए। भाई आयुष किसी को धमकाता नहीं होगा। धीरे धीरे संगीत की आवाज़ आने लगी और ली नियानवेई को होश आ गया। मंच पर उनकी एक अडिग आभा थी। एक पल में ही वह मंच की रानी लग रही थी। हाय सबको, मेरा नाम ली नियानवेई है और मैं एक गायिका हूँ। मैं अपना लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती हूँ, लाइटनिंग परस्यूट। मुझे उम्मीद है कि सभी को ये पसंद आएगा। संगीत शुरू हुआ और ली नियानवेई पूरी तरह बदल गई।
वह हवा, बिजली, सभी दिशाओं में फैलती रोशनी की तरह थी। रोशनी उसके द्वारा उत्सर्जित आभा को छिपा नहीं सकी। वह सूर्य की तरह थी, इतनी तेज कि कोई उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था। ये लाई जियांग में भीड़ का उत्साह बढ़ गया। हर कोई ताल के साथ ताली बजा रहा था और ली नियानवेई का नाम चिल्ला रहा था। केवल एक गाने ने ही हॉल में मौजूद लगभग 2000 लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया। आयुष सिंह ने ली नियानवेई के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की। दिलचस्प, हाँ, बुरा नहीं है मैनेजर, मैं अब से उसे अपने अधीन रखूंगा। आप दोनों मुझे यंग मास्टर कह सकते हैं। अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो बस शियाओई की तलाश करें। मैनेजर बहुत खुश हुआ। उसने रुंधे स्वर में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। अध्याय 38। बहुत जल्दी ली नियानवेई ने 2 गाने खत्म कर दिए, एक ऊर्जावान लाइटनिंग परस्यूट जिसमें उनका रानी वाला पक्ष दिखा, और एक भावुक गीत फैंटेसी लाइटईयर। पूरा दर्शक उन्मत्त हो गया। इस दुनिया में प्रशंसक आयुष के पिछले जीवन के प्रशंसकों की तुलना में बहुत सरल थे। जब तक गायक बहुत बदसूरत नहीं थे और उनका गायन कानों को अच्छा लगता था, तब तक उनके लिए यह पर्याप्त था। यह उनके पिछले जीवन से अलग था, जहां गायकों को पैकेज किया जाना था, प्रचारित किया जाना था और कभी कभी एक ऐसी पृष्ठभूमि कहानी के साथ जोड़ा जाता था जो लोगों की आंखों में आंसू ला सकती थी। ली नियानवेई ने माइक्रोफोन लौटाया, दर्शकों की उत्साही जय जयकार के बीच मंच से नीचे उतरे और आयुष के सामने खड़े हो गए। युवा मास्टर आयुष, क्या मेरा गाना ठीक है? उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह आयुष की मान्यता प्राप्त कर पाएगी या नहीं। इसलिए वह काफी घबराई हुई थी। मूर्ख लड़की, यंग मास्टर ने सहमति दे दी है। अब से तुम यंग मास्टर की कंपनी के तहत एक कलाकार हो। उसके मैनेजर ने उसकी कोहनी खींची और जल्दी से कहा, जल्दी करो, उन्हें यंग मास्टर कहकर अभिवादन करो। तुम्हारी वजह से यंग मास्टर ने जानबूझकर एक फिल्मिंग कंपनी स्थापित की और एक कार्यालय भवन खरीदा, चौथे लूप में चेनहुई बिल्डिंग। ये सुनकर कि आयुष ने सहमति दे दी है, ली नियानवेई की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसकी आवाज कांप उठी। युवा गुरु। दरअसल उसका सपना बहुत सरल था। वह केवल गीत लिखने और गाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उसे गाना पसंद था और अगर ऐसे लोग थे जो उसे गाते हुए सुनना पसंद करते थे तो उसके लिए यही काफी था। आयुष ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी नाक को हिलाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा गाया। अब से तुम मेरे अधीन काम करोगे। अब तुम मेरी कंपनी के पहले कलाकार और इसके आधार सदस्य हो। ये कहते हुए आयुष ने अपनी ठुड्डी को छुआ। हाँ, जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी कंपनी का अभी तक कोई नाम नहीं है। यह उचित नहीं है। बोलते हुए आयुष ने अचानक महिला प्रबंधक की ओर देखा। ओह हाँ, मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। महिला मैनेजर ने उत्साह से कहा, मेरा नाम झांग कै है। कै एक का मतलब रंगीन होता है। ठीक है, समझ गया। आयुष का चेहरा बहुत शांत था, जैसे कि अपनी नई कंपनी को नाम देना उसके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। उसने सहजता से कहा, ऐसे में चलो इस कंपनी का नाम कैवेई एंटरटेनमेंट ही रख देते हैं। ये सरल और याद रखने में आसान है। ली नियानवेई और झांग काय पूरी तरह से स्तब्ध थे। कैवेई, इतना बड़ा मामला, एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदना और एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलना, फिर भी आखिर में कंपनी का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। इस युवा मास्टर के लिए क्या ये सब बातें वाकई कोई मायने नहीं रखती थीं? आयुष के लिए यह मामला वास्तव में एक बहुत बड़ा खर्चीला व्यक्ति था। उसके लिए ये सब बर्बादी का एक अच्छा तरीका था। इस दुनिया में फिल्म उद्योग का प्रदर्शन खराब था। वास्तव में उनके ज्ञान के अनुसार मनोरंजन से जुड़े सभी व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहे थे। एक कलाकार, यहाँ तक कि देश के सबसे लोकप्रिय कलाकार को भी किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए जो शुल्क दिया जाता था, वह अधिकतम 200,000 युआन था। हालांकि उनके प्रशंसक उन्हें बहुत पसंद कर सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से आयुष के पिछले जीवन के प्रशंसकों की तरह कट्टर नहीं होंगे। इसलिए एक कलाकार पर इतना पैसा खर्च करना निश्चित रूप से लाभदायक नहीं था। चाहे ली नियानवेई ने कितनी भी मेहनत की हो, सबसे अच्छा परिणाम जो वह पा सकती थी, वह कंपनी के लिए कुछ मिलियन युआन कमाना था। ये पैसा एक कार्यालय भवन खरीदने के लिए खर्च किए गए पैसे की तुलना में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। आयुष ने ली नियानवेई और झांग कै को नाइट क्लब के एक कोने में ले जाकर पूछा, आपका नाम ली नियानवेई है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा बहन नियानवेई, आपने अब तक जो गीत लिखे हैं, क्या वे एक संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त हैं? अब तक उनके सहपाठी पहले ही उनके चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। उनमें से प्रत्येक अपने साथ एक कुत्ता लेकर चल रहा था, जिससे काफी हास्यपूर्ण दृश्य बन रहा था। ली नियानवेई अजनबियों से शर्मीली थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह भी काफी उत्साहित थी, उसने आयुष के साथ बैठने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय सोफे के किनारे पर बैठ गई। सिर झुकाए उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने अब तक 17 या 18 गाने लिखे हैं। ये पर्याप्त होना चाहिए। ये सुनकर अच्छा लगा। हम कल रात वेस्ट फोर्थ लूप के प्लाजा में एक आउटडोर कॉन्सर्ट शुरू करेंगे। आयुष जोर से हंसा। इस बार मैं बहुत समय बर्बाद करने जा रहा हूँ, हा हा हा। काजल ने अपने पालतू जानवर जियाओ बाई को, जिसे पांडा की तरह रंगा गया था, उठाया और आयुष के पास बैठ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, आयुष, क्या तुम सच में एक संगीत कार्यक्रम खोलने जा रहे हो? ये बहुत परेशानी भरा होगा। तुम्हें स्टीरियो साउंड सिस्टम, स्टेज लाइटिंग वगैरह किराए पर लेने जाना होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञापन देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आयुष ने डांस फ्लो पर 2000 से ज्यादा लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, विज्ञापन देना आसान है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बस उन्हें मदद करने के लिए कहिए। ये लोग विज्ञापन देने में हमारी मदद करेंगे। कुछ पोस्टर और दूसरी चीजें लगाएं, आसान है। लिंग शियाओई हमेशा आयुष के साथ खड़ी रहती थी। उसका कर्तव्य आयुष की हर जरूरत को पूरा करना था। उसने तुरंत धीरे से पूछा, युवा मास्टर, हम कॉन्सर्ट को 2 दिन और क्यों नहीं टाल देते? चूंकि इसका उद्देश्य लेडी नियानवेई की लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद करना है, इसलिए इसे बड़े पैमाने पर करना सबसे अच्छा है। वेस्टफोर्थ लूप स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर उत्तर में है और इसकी बैठने की क्षमता 40,000 लोगों की है। अगर आप फुटबॉल मैदान को शामिल करते हैं तो इसमें 50,000 लोग बैठ सकते हैं। हम इसे एक रात के लिए किराए पर क्यों नहीं लेते? हमारे पास कुछ उचित विज्ञापन करने का भी समय होगा। ओह, वेस्टफोर्थ लूप फुटबॉल स्टेडियम। आयुष की आंखें चमक उठी मानो वे 200 वॉट लाइट बल्ब हों। मैं सहमत हूँ। जल्दी करो, मुझे ये हिसाब लगाने में मदद करो कि मैं कितना पैसा बर्बाद कर पाऊंगा। मुझे सही रकम चाहिए। उसके बगल में काजल और उसके सहपाठियों ने आह भरी। युवा मास्टर, आयुष फिर से बर्बाद करने जा रहा है। लिंग शियाओई ने सावधानीपूर्वक गणना की और कुछ ही देर बाद कहा, अभी के लिए लगभग 2 मिलियन युआन पर्याप्त होंगे। जगह किराए पर लेने के लिए 5 लाख युआन। इस समय वहां कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो रही है, इसलिए यह पर्याप्त होना चाहिए। स्टीरियो साउंड सिस्टम की लागत लगभग 100,000 से 300,000 युआन होनी चाहिए। लाइटिंग और स्टेज की लागत लगभग 500,000 युआन होनी चाहिए। शेष राशि का उपयोग विज्ञापन के लिए पर्चे छापने में किया जा सकता है। 2 मिलियन युआन पर्याप्त होने चाहिए। 2 मिलियन युआन, यह कोई बुरी रकम नहीं है। आयुष ने तुरंत फैसला किया, लेकिन फिर तुरंत कहा, मुझे सबसे अच्छा स्टीरियो साउंड सिस्टम चाहिए, जिसकी कीमत 500,000 युआन प्रति रात हो। मंच के लिए, मैं चाहता हूं कि यह 500,000 युआन का उपयोग करने वाले पैमाने पर हो। प्रकाश व्यवस्था के लिए, हे। इस हंसी से आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि 40 से अधिक उम्र के कुत्ते भी भौंकने लगे। काजल ने धीमी आवाज में कहा, आयुष, तुमने ऐसी भयावह हंसी क्यों दी? इससे मैं डर गया। मेरे पास लाइटिंग के लिए एक बढ़िया आइडिया है, हा। आयुष ने फिर जोर से हंसते हुए कहा, चूंकि मैं बर्बाद करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे बड़े पैमाने पर और मन को उड़ाने वाले पैमाने पर बर्बाद करना चाहिए। सामान्य लाइटिंग कैसे पर्याप्त हो सकती है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ये निश्चित रूप से सभी को संतुष्ट करेगा। आयुष के सबसे वफादार साथी डू शिंजिन ने कहा, इस छोटे मालिक ने मेरे भाग्य कथन कौशल का उपयोग करके ये गणना की है कि बड़े भाई आयुष के पास निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है। उसके सहपाठी, हम ये तुम्हारी गणना के बिना भी बता सकते हैं। दरअसल उन्होंने आयुष को बहुत स्पष्ट रूप से खड़े होकर यह कहते हुए देखा, प्रकाश व्यवस्था के लिए हम 20 मिलियन युआन का उपयोग करेंगे। क्या बकवास है? उसके सहपाठी इस हद तक चौंक गए कि वे दूसरी मंजिल पर गिर पड़े। काजल इतनी चौंक गई कि उसकी आंखें चौड़ी होकर गोल हो गईं। आयुष, 20 मिलियन युआन की कीमत किस तरह की लाइटिंग है? क्या तुम सपने में बात कर रहे हो? तुम सिर्फ 300,000 युआन में देश की सबसे अच्छी लाइटिंग का पूरा सेट खरीद सकते हो। इससे पता चलता है कि तुम कितने अज्ञानी हो। ठीक है, आयुष ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, मेरे सोआरिंग एंजल की विस्तारित हेडलाइट्स को मुख्य प्रकाश व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल करो, प्रत्येक तरफ एक प्रार्थना एंजल के साथ। तुम सब भी अपनी कार चला सकते हो। हम बहन नियानवेई के लिए प्रकाश व्यवस्था के रूप में कारों की हेडलाइट्स का उपयोग करेंगे। हम्फ, मैं गारंटी देता हूं कि तुम देश में दूसरा ऐसा लाइटिंग सेट नहीं पा सकोगे जो इतना बर्बाद कर सके। अध्याय 39। जब ये शब्द निकले तो उसके सभी सहपाठी आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में स्वर्गीय राज्य के 5000 साल के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा लाइटिंग सेट मिलना संभव नहीं था जिसमें इतनी बर्बादी हुई हो। एक उड़ता हुआ देवदूत, 2 प्रार्थना देवदूत, साथ ही उसके सहपाठी की सुपर स्पोर्ट्स कारें। इस शानदार लाइटिंग को अतीत या भविष्य में 300 साल तक पार करना असंभव था। उसकी सीमा लांघने की विधि तो देखो। काजल ने अपने माथे पर हाथ मारा और फट की आवाज निकाली, हे भगवान, ये सब कब खत्म होगा? बहन नियानवेई, बाकी सब तुम्हारे हुनर पर निर्भर करेगा। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। आयुष जोर से हंसा और अपना सिर कोहनी पर टिका लिया। मैंने कॉन्सर्ट के लिए सारी व्यवस्था कर ली है। जब समय आए तो मेरा चेहरा मत खराब करना। इस बारे में बात करते हुए आपने पहले कभी कॉन्सर्ट आयोजित नहीं किया है ना? ली नियानवेई ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। उसे अचानक इतने बड़े दृश्य का सामना करना पड़ा। कोई भी इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। ली नियानवेई को यह बहुत अवास्तविक लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आशंका से भरी हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि वह संगीत कार्यक्रम को खराब कर देगी। युवा मास्टर, क्या मैं वास्तव में ऐसा करने में सक्षम हूँ? बेशक, तुम कर सकते हो, आयुष ने सहजता से कहा। अगर मैं कहता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। उसके सहपाठियों ने ताली बजाए। ये शब्द वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। फिर आयुष ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं कैसे बर्बाद कर सकता हूँ?
ये वाक्य पूरा करने के बाद आयुष को अचानक याद आया कि एक संगीत कार्यक्रम के लिए एक डांसिंग बैंड की आवश्यकता होती है। उसने तुरंत निर्देश दिया, शियाओई, बाद में बैकअप डांसरों के 2 समूहों से संपर्क करें। उनसे कहें कि वे कुछ लोगों को यहाँ लाएं ताकि वे कुछ रिहर्सल कर सकें। हाँ यंग मास्टर, लिंग शियाओई ने धीरे से कहा। यंग मास्टर, बहुत देर हो रही है, हमें अब वापस जाना चाहिए। अगर हम अभी नहीं लौटे तो मास्टर और मैडम चिंतित हो जाएंगे। और लेडी काजल, हमें उसे भी घर भेजना है। वह मूल रूप से यंग मैडम कहना चाहती थी, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग थे। अब तक आयुष के प्रति काजल के रवैये से वह देख सकती थी कि काजल लोगों द्वारा उसे यंग मैडम कहने से बहुत खुश नहीं थी। इसलिए उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए थे। काजल लिंग शियाओई की समझ से बहुत खुश थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह सही कह रही है, रात के लगभग 11 बज चुके हैं, हमें अब घर वापस जाना चाहिए। तो चलो घर चलते हैं। आयुष खड़ा हुआ और खींचा। फिर उसने अपने सहपाठियों से कहा, तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए वह इस जगह मिल सकता है। अगर तुम घर नहीं जाना चाहते तो तुम यहीं रह सकते हो। तुम में से जो लोग घर जा रहे हैं वह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मैं पहले चला जाऊंगा। हाँ, आपसे मिलूंगा बड़े भाई आयुष। धीरे चलो बड़े भाई आयुष। ... काजल को वापस घर भेजने के बाद आयुष अभी भी काफी ऊर्जावान थी। उसने आज 2 मिलियन युआन बर्बाद कर दिए थे और मिशन पूरा करने के बाद उसे कुल 30 विशेषता अंक मिले थे। उन्हें अपने स्वास्थ्य विशेषता में जोड़ने के बाद वह अब पहले जैसा कमजोर और बीमार व्यक्ति नहीं रहा। यहाँ तक कि उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ गई थी, इसलिए यह बिल्कुल सामान्य था कि उसे उत्साह के कारण नींद नहीं आ रही थी। घर लौटते समय आयुष खिड़की के सहारे झुक गया और बाहर के नज़ारे को देखने लगा। लेकिन अपने दिल में वह हिसाब लगा रहा था, जब कॉन्सर्ट के लिए सभी सामान और उपकरण तैयार हो जाएंगे तो यह और 2 मिलियन युआन बर्बाद हो जाएंगे। उस समय तक मेरा स्वास्थ्य गुण लगभग अधिकतम हो जाना चाहिए। ओह हाँ, एक बार जब मेरा स्वास्थ्य गुण अधिकतम हो जाता है तो मेरी यौन क्षमता गुण बढ़ सकता है। क्या ये कहावत नहीं है, एक आदमी किसी भी चीज में अक्षम हो सकता है सिवाय इसके। एक स्वस्थ व्यक्ति होने के नाते ये निश्चित रूप से ऐसी बात थी जिसकी वह उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इसके तुरंत बाद वाहन होन्वू विला के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गए और 2 विशाल जैद मूर्तियों के पास से गुजरे। अपने माता पिता को जल्द ही देखने के विचार ने आयुष के दिल को प्रत्याशा से भर दिया। अपने पिछले जन्म में वह एक अनाथ था। रिश्तेदारी की उसकी लालसा किसी भी चीज से ज्यादा थी। चारों गाड़ियां रास्ते पर चलते हुए ऊपर की ओर चढ़ गईं। कुछ ही क्षणों बाद वे विला के प्रवेश द्वार पर पहुंच गईं। बूढ़ा बटलर वहां पहले से ही इंतजार में खड़ा था। आयुष को वापस आते देख वह तुरंत वहां गया, कार का दरवाजा खोला और खुश होकर कहा, युवा मास्टर आयुष, आप घर आ गए हैं। कृपया अंदर आएं। मास्टर और मैडम पहले से ही आपका इंतजार कर रहे थे। मैं घर आ गया हूँ। आयुष कार से उतरा। एक आवारा कुत्ते की तरह वह विला में घुस गया, जिससे बूढ़ा बटलर चौंक गया, जिसने उसका पीछा किया और चिल्लाया, ओह माय, यंग मास्टर आयुष, कृपया धीरे चलो, अपने आप गिर मत जाना। जब आयुष विला में दाखिल हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां का माहौल ठीक नहीं है। पहली मंजिल के लिविंग रूम में 2 कतारों में सेवक खड़े थे। उसे देखते ही उन्होंने सिर झुकाया और एक स्वर में कहा, बधाई हो यंग मास्टर आयुष। ये पंक्ति ऐसी थी मानो वे राज्य के मुखिया का स्वागत कर रहे हों। आयुष इतना डर गया कि वह गिर पड़ा। मुझे बधाई दे रहे हो? किस लिए? ऐसा नहीं है कि मैं गर्भवती हूँ। जब उसे झटका लगा तो आयुष्मान और लैन रूक्सी भी उसके जैसे ही सदमे में थे। लैन रूक्सी जल्दी से दौड़ी और उसकी कोहनी पकड़ ली। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, अरे तुम छोटे बदमाश, क्या तुम पागल हो? तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? अगर तुम गिर गए तो क्या होगा? आयुष्मान एक तरफ खड़ा था और उसे ऊपर से नीचे तक गंभीर भाव से देख रहा था। जिसके बाद उसने आयुष की छाती पर अपना हाथ रखा और थोड़ी देर के लिए आयुष की दिल की धड़कन को महसूस किया। फिर वह जोर से हंसा। हा, आयुष की शारीरिक स्थिति आखिरकार सुधर गई है। ये स्वर्ग का आशीर्वाद है, स्वर्ग का आशीर्वाद। भले ही वह अभी बहुत तेज भागा हो, लेकिन उसकी हृदय गति ज्यादा नहीं बढ़ी। यह अच्छा है, यह अच्छा है। लैन रूक्सी के आंसू तुरंत बह निकले। आयुष का शरीर आखिरकार ठीक हो गया है। हा, मेरी तरफ देखो, यह एक खुशी का अवसर होना चाहिए। ये दोनों लोग मेरे लिए सचमुच बहुत अच्छे हैं। आयुष बचपन से ही अनाथ था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा हमेशा से ही माता पिता की देखभाल और प्यार पाने की रही थी। दुर्भाग्य से उसकी यह इच्छा उसके पिछले जन्म में पूरी नहीं हो पाई थी। यहाँ उसने आखिरकार इस भावना का अनुभव किया जो हमेशा के लिए उसके दिल में बस गई। आयुष ने हाथ बढ़ाकर लैन रूक्सी के आंसू धीरे से पोंछे और खुशी से कहा, माँ, क्या मैं अब ठीक नहीं हूँ? तुम किस बात पर रो रही हो? हालांकि उसने यही कहा, लेकिन उसकी आंखों का कोना भी गीला था। उसने अपने आंसुओं को बलपूर्वक नियंत्रित किया, उन्हें नीचे गिरने नहीं दिया। अंततः मेरे पास भी एक घर है, एक घर जो सचमुच मेरा है। तुम छोटे बदमाश हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पहले कितना चिंतित था। मुझे सच में डर था कि एक दिन जब मैं जागूंगा तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लैन रूक्सी ने धीरे से कहा, आयुष को उसके उलझे हुए बालों को सीधा करने में मदद करते हुए। आखिरकार स्वर्ग के आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर ठीक हो गया है।
जब मैंने आज ओल्ड वांगेक से सुना कि तुम 2 किलोमीटर पैदल चले और तुम्हें थकान महसूस नहीं हुई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। अब मुझे आखिरकार यकीन हो गया है। आयुष्मान एक तरफ बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते हुए उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। कुछ घूंट पीने के बाद वह हंस पड़ा। तुम दोनों को देखो, यह अच्छी बात है, फिर भी तुम दोनों रो रहे हो, बिल्कुल रात 8 बजे प्रसारित होने वाले नाटकीय नाटकों की तरह। आयुष ने मुड़कर आयुष्मान की गर्दन को गले लगा लिया। पिताजी, मेरा शरीर अब बहुत बेहतर है। ये पहले जितना कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद यह और भी बेहतर हो जाएगा। जब उसने ये वाक्य पूरा किया तो आयुष्मान ने हिंसक तरीके से अपनी आंखें रगड़ीं। ओह माय, ये धुआं वाकई दम घोंट रहा है। इसने मुझे तब तक घुटन में रखा जब तक कि आंसू नहीं निकल आए। अध्याय 40। आयुष की शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ था। इसे पिछले 10 वर्षों में होंगबू विला में हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है। पूरा विला रोशनी से जगमगा रहा था। लैन रूक्सी ने खुद 4 व्यंजन बनाए और तीनों के परिवार ने खुशी खुशी साथ में खाना खाया। आयुष्मान इतना खुश था कि उसने काफी शराब पी ली। हालांकि खाने के दौरान उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन आयुष्मान और लैन रूक्सी की आंखें आयुष को देखकर मुस्कुरा रही थीं। आयुष, इसे आजमाओ, ये तुम्हारी माँ की खासियत है। वह शायद ही कभी इसे पकाती है, मेरे लिए भी नहीं। आयुष्मान आयुष की प्लेट में तब तक खाना डालता रहा जब तक कि वह एक छोटे पहाड़ की तरह ढेर नहीं हो गया। थोड़ा और खाओ, एक आदमी लोहे का होता है जबकि चावल स्टील का होता है। अगर तुम ज्यादा नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर जल्दी नहीं सुधरेगा। लैन रूक्सी के लिए वह आयुष्मान को सलाह देती रही। तुम क्या कर रहे हो? ये देखो, उसका खाना पहले से ही उससे कहीं ज्यादा ऊंचा रखा हुआ है। कौन इतना खा सकता है? आयुष, धीरे धीरे खाओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन खाना बनाऊंगी। सावधान रहो, अपना गला मत घोंटना। धीरे चलो, धीरे चलो। आयुष का मुंह स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। खाते समय उसने कहा, तुम्हें मुझे खाना खाने में मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खा सकता हूँ। मैं अब और नहीं खा सकता, मेरा पेट फूल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सो नहीं पाऊंगा। उनके इकलौते बेटे की शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ था। ये किसी भी चीज से बेहतर था। हालांकि अब आयुष के सोने का समय हो गया था। आयुष्मान और लैन रूक्सी अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। आयुष के सोने के बाद वे लगभग 3 बजे तक खाना खाते और बातें करते रहे और फिर आखिरकार सो गए। ... कल की पार्टी पूरी रात चली थी, इसलिए आयुष्मान और लैन रूक्सी ने परिचारकों को एक रात आराम करने की विशेष अनुमति दी ताकि वे अपने दिल की इच्छा के अनुसार पार्टी कर सकें। विला में भोजन और पेय उपलब्ध थे। इस खुशी के अवसर पर परिचारकों ने अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाया और पिया। आखिरकार, अगर वे इस तरह के एक खुशी के अवसर पर खुद को प्रतिबंधित करते हैं तो यह उनका दिखावा होगा। हालांकि जब अगले दिन आयुष स्कूल जाने के लिए उठा तो ड्राइवर और उसके 9 नौकरों के अलावा विला के सभी कर्मचारी फर्श पर बिखरे पड़े थे और पूरे विला में शराब की गंध आ रही थी। फिर भी जब वह सीढ़ियों से नीचे गया तो उसने अपनी माँ को हंसते हुए और यह कहते हुए सुना, तुम सभी को देखो, तुम सभी ने बहुत पी ली है। इसे भूल जाओ, क्योंकि वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, तुम सभी अच्छे से आराम कर सकते हो। हमारे आयुष का शरीर ठीक हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम सभी को एक और आधा दिन की छुट्टी दूंगा। इसके अलावा सभी को 10,000 युआन की टिप दी जाएगी ताकि मेरी आयुष खुशनुमा माहौल का आनंद ले सके। आयुष ने सीढ़ियों पर खुद को सहारा दिया और नीचे चला गया। माँ, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ। आयुष की आवाज़ सुनकर लैन रूक्सी ने मुड़कर खुशी से कहा, तुम छोटे बदमाश, तुमने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। ज्यादा कपड़े पहनना याद रखना, आज हवा बहुत तेज है, सर्दी न लग जाए। ओह ठीक है, क्या तुम्हारा भत्ता पर्याप्त है? आज सुबह मैंने शियाओई से सुना कि तुमने कल काफ़ी खर्च किया है। मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे कार्ड में बाद में 5 मिलियन युआन और भरवाने के लिए कहूंगी। हाँ, ये काफ़ी नहीं है। आयुष ने अपनी नाक पोंछी। मैंने कल कितना खर्च किया? मुझे लगता है कि यह लगभग 2.4 मिलियन युआन था। मैंने एक वेबसाइट खरीदी और एक महिला कलाकार को साइन किया। माँ, मैं कुछ फिल्में शूट करने और मनोरंजन के लिए कुछ संगीत बनाने के लिए एक मनोरंजन कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। ये काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर नहीं तो जब खेलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो मैं फिल्में देख सकता हूँ। ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारे पिताजी और मैंने बहुत पैसा कमाया है, उसमें से कुछ खर्च न करना बेकार होगा। लैन रूक्सी उसके पास गई और उसके लिए उसके कपड़े सावधानी से ठीक किए। अगर तुम फिल्में देखना चाहते हो तो हम उन्हें खुद ही फिल्माएंगे। तुम्हारे पास पर्याप्त अभिनेता नहीं है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ खोजने में मदद करूं? आयुष ने कुछ देर सोचा और कहा, इसमें कोई जल्दी नहीं है। मैं धीरे धीरे खुद ही इस पर काम करूंगा। अगर मैं खुद को व्यस्त रखूंगा तो मेरा शरीर भी जल्दी ठीक हो सकता है। उसे खुद ही यह सब निपटाना पड़ा क्योंकि उसके परिवार से सीधे खर्च किया गया पैसा सिस्टम में नहीं गिना जाएगा। चूंकि उसकी जेब खर्च में वैसे भी कमी नहीं होगी, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। ठीक है, आप ही फैसला लें। ओह ठीक है, मैंने सुना है कि कल की महिला कलाकार ने बहुत अच्छा गाया है। क्या आप उसके लिए कॉन्सर्ट ओपन करने वाले नहीं थे? लैन रूक्सी ने आयुष को पकड़ लिया और चिढ़ाते हुए कहा, मैंने आज सुबह उसकी पृष्ठभूमि की जांच की।
वह एक अच्छी उम्मीदवार है। ये दुर्लभ है कि इतने सालों में उसका कोई प्रेमी न हो, हालांकि वह थोड़ी बूढ़ी है। क्यों ना आप उसे अपनी औरत बना लें। मैं जल्द ही एक पोता पैदा करना चाहता हूँ। आयुष ने जब उसकी बात सुनी तो वह हैरान रह गया। माँ, मैं इस साल सिर्फ 18 साल का हूँ। क्या आप थोड़ी ज्यादा अधीर नहीं हो रही हैं? वैसे भी मेरे पास पहले से ही शिनशिन है ना? वह लड़की शिनशिन मेरे छोटे से भटके हुए बेटे को पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं देख सकता? एक जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता। उस दिन जब वे आए और मिलने आए तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि सगाई नकली थी। केवल पैसे उधार लेना ही असली है, लेन रूक्सी ने खुशी से कहा। वास्तव में हमारे परिवारों के बीच के रिश्ते को देखते हुए उन्हें 1 या 200 मिलियन युआन उधार देना वास्तव में कुछ भी नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपके चाचा अग्रवाल को एहसान करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने सगाई की योजना बनाई। मैं उन्हें समझता हूँ, वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने चेहरे को संजोकर रखता है। हमारे परिवार इतने सालों से एक दूसरे के करीब हैं, मैं समझ सकता हूँ। इस बिंदु पर बोलते हुए लेन रूक्सी ने आयुष का हाथ पकड़ लिया और कहा, आपको इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हर जगह अच्छी महिलाएं हैं। अगर वह लड़की शिनिक्सन अगली बार आपसे शादी करने के लिए तैयार है तो बस उससे शादी कर लें। अगर वह नहीं है तो सगाई को रद्द करना भी ठीक है। मैं आपके लिए कुछ और पत्नियां खोजने की योजना बना रहा हूं ताकि वैसे भी आपके और बच्चे हों। हे। आयुष का सिर सुन्ना हो गया। ये वास्तव में उसकी जैविक माँ थी। अगर वह बोलती रही तो शायद वह अपने पोते की पत्नी के बारे में बात करेगी। वह तुरंत भाग गया और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। कार में आयुष ने लिंग शियाओई से पूछा, ओह ठीक है शियाओई, कल मैंने जो वेबसाइट खरीदी थी वह किस बारे में है? मैं उस समय पूछना भूल गया था। लिंग शियाओई अवाक रह गया। उसने वेबसाइट खरीदने के लिए 2.4 मिलियन खर्च किए थे, फिर भी उसे नहीं पता था कि यह किस बारे में है। इस तरह की स्थिति केवल उसके साथ ही हो सकती है। हालांकि यह उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसके मुंह से जवाब आया, युवा मास्टर, इस वेबसाइट का नाम लिंगदियान है। ये बहुत लोकप्रिय नहीं है। ये ऑनलाइन उपन्यासों के लिए बनाई गई वेबसाइट है। ऑनलाइन उपन्यासों के लिए एक वेबसाइट, ये बहुत बुरा नहीं है। आयुष ने बड़बड़ाते हुए कहा, लिंगदियान अच्छा नहीं लगता। चूंकि हमने इसे खरीदा है इसलिए इसका नाम बदलकर जोंगदियान रख देते हैं। पाठकों के लिए यह अंतिम गंतव्य दो हो। हमारी वेबसाइट पर आने के बाद कोई भी व्यक्ति इसे छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है यंग मास्टर। लिंग शियाओई ने खुद को हंसने से रोका। तो ये लिंग जोंगदियान वेबसाइट, हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? इसे खुद ही विकसित होने दें या इसमें कुछ पूंजी निवेश करें और कुछ विज्ञापन या कुछ और करें? पैसे जलाओ, हमें इस पर और भी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। आयुष ने फिर से सोचा, मैं बर्बाद करना चाहता हूँ। बर्बाद करने का ऐसा सुनहरा मौका जो आसमान से गिरा है, ये वाकई एक शानदार चीज है। कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, अच्छा वह आदमी इस वेबसाइट को क्यों बेचना चाहता था? जब वह बोल रहा था तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लिंग शियाओई ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी टकी बुक स्टोर ने उन्हें हरा दिया था। टकी बुक स्टोर वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइट है। ये जोंगदियान वेबसाइट सभी पहलुओं में उनसे पिछड़ जाती है। इसलिए साइट ट्रैफिक में नाटकीय रूप से गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप उसे वेबसाइट बेचनी पड़ी।